हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करने वाले हैं। यस सर, हम लोगों ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स पढ़ लिए। यस सर। सर, हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ था? सर, हमने ऑडिट समझा था और हमने कहीं ना कहीं 315 330 की बहुत सारी बातें करके 450 की का इंपॉर्टेंस हमें समझ आई। जो सर हम पहले हम नहीं समझते थे कि 450 इतना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अब आपकी बात के बाद हमें पता लग गया कि 450 की इंपॉर्टेंस कितनी बड़ी है। अगर 450 नहीं तो कुछ मटेरियल नहीं, बात सिंपल सी है। तो मटेरियल जानना है तो 450 लगाना पड़ेगा। क्या ये बातें क्लियर है? यस सर, क्लियर है, बहुत बढ़िया। उसके बाद हम कहाँ बढ़े थे सर? उसके बाद हमने चैप्टर 1 समझा था, क्योंकि हमें बेसिक पैरामीटर्स को समझना था, लिमिटेशंस को समझना था। करते करते 200 किया। फिर उसके बाद 210 में हम एग्री भी कराए, और 220 में हमने क्वालिटी के बारे में और कॉन्टिन्यूंस कैसे की जाती है, जैसे हमने लीडरशिप सीखी थी और कौन सा एथिकल रिक्वायरमेंट सीखी थी, मॉनिटरिंग सीखी थी। क्या ये सारी बातें तुम लोगों को फेमिलियर लग रही हैं सर? बिल्कुल सर, आगे बढ़ो। बहुत अच्छे। उसको करने के बाद मैंने तुम्हें बताया जो 315, जब 315 को रिस्क क्या था, ROMM, तो उसके लिए उसे रैप लगाना पड़ता है। वो रैप के अंदर जो वो प्रोसीजर को यूज करता है, वो इंक्वायरी, वो ऑब्जर्वेशन, उसे कौन लाके देता है सर? उसे लाके देता था ऐसे 500, जो हमने लास्ट लेक्चर में वो भी कवर कर लिया। क्या तुम लोगों ने वहां तक लगा लिया है? नहीं लगाया है तो आगे मत बढ़ना। ये वाला लेक्चर अभी तुम्हारे लिए नहीं है, पहले पीछे जाओ, वो लेक्चर को कंप्लीट करके आओ, उसके बाद तुम ये लेक्चर शुरू करना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता क्या कि ऑडिट एविडेंस के अंदर वो बेसिक ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से हैं जिसके लिए 315 ने हेल्प मांगी थी और 500 ने जाके करी, उसकी 500 की हेल्प के बाद 315 ने उससे एक सवाल किया। 315 ने सवाल किया क्या कि जो तूने ये मेरे को प्रोसीजर दे दिए, तो तूने क्या मुझे सारा कुछ दे दिया? तो 500 क्या कहता है? 500 कहता है मैं इसका आंसर तुझे इतनी आसानी से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो तुझसे मांग रहा है ना, वो तूने मुझसे जो फोकट में मांगा था, मैंने तेरे को दोस्ती यारी के अंदर दे दिया था। क्या? इंक्वायरी ले ले, ऑब्जर्वेशन ले ले, एनालिटिकल प्रोसीजर ले ले, ये सब किसके अंदर दिया उसने? ये सब उसने दोस्ती यारी के अंदर दिया था। लेकिन क्या ये सारी जगह पे लग जाएगा? तो फिर तो 315 कहेगा मैं ही बड़ा हो जाता हूँ, 500 तेरी जरूरत क्या है? तो 500 ने बोला नहीं, मेरी जरूरत तेरे को समझ आएगी कब? जब तू फंसेगा कुछ स्पेशल आइटम्स के केसेस में। सर, मतलब कि कुछ ऐसे स्पेशल आइटम्स हैं जिसमें 500 जो प्रोसीजर्स की बात करता है, कौन से वाले जो हमने बेसिक प्रोसीजर पढ़े थे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, रीकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन, ये सारे के सारे उतने काम नहीं आते, उसके ज्यादा भी कुछ करना पड़ता है। किसके लिए? क्योंकि जब आइटम स्पेशल होगी तो कुछ स्पेशल प्रोसीजर भी चाहिए होगा। इसलिए जब जब आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल आइटम्स के केसेस को चेक करना होगा, तब आपको प्रोसीजर में 500 से थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब आप 500 से आगे बढ़ने की बात करते हो तो सबसे पहले कौन आता है? 501 आता है। तो 501 कैसे आया सर? जब जब हमें प्रोसीजर में कुछ स्पेशल जाना पड़ेगा तो 500 से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तो 501 पिक्चर में आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। तो सर, इसका नाम ही क्या है? और क्या ये हम बुक से पढ़ेंगे? बुक से नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे नोट से पढ़ने का मजा ही अलग है इसको। तो आप लोग यहीं से पढ़ेंगे। जिनके पास ये नोट्स नहीं है, आप प्लीज कमेंट कर देना, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। वरना आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ग्रुप भी मिल जाएगा आपको, वहां पे जाके भी आप क्या कर सकते हो, इन नोट्स को देख सकते हो। नहीं मिलेगा तो प्लीज कमेंट करना एंड मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्या क्लियर है? चलो, ठीक है सर। तो सर, SA 501 की जब बात आती है ना, तो सिंपल सी बात है, उसने बोला क्या कि ऑडिट एविडेंस ही चाहिए। तो मतलब चाहिए ऑडिट एविडेंस ही, 500 की सीरीज बनी ऑडिट एविडेंस के लिए, तो ऑडिट एविडेंस तो चाहिए। कुछ स्पेशल मतलब स्पेसिफिक कंसिडरेशंस देनी है कोई स्पेशल आइटम्स को। सर, कुछ स्पेशल आइटम आई है, स्पेशल आइटम अच्छे तरीके से, गुड वे में सर, स्पेशल आइटम आई है सर। स्पेशल आइटम के लिए क्या चाहिए सर? हमारे को स्पेसिफिक कंसिडरेशन। अगर कुछ भी स्पेशल होता है तो कुछ स्पेसिफिक मांगता है या नहीं मांगता? मांगता है सर। चलो जी। तो सर, क्या करेंगे? तो अगर बात करें सर, पहले तो जान लो कि स्पेशल आइटम होती कौन कौन सी है। जब भी ऑडिटर की बात आती है, ऑडिटर कहता है कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके लिए मुझे थोड़ा सा क्या करना पड़ता है, मुझे थोड़ा सा ना पर्टिकुलर चेक करने की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो आइटम्स ऐसी हैं जिसके ऊपर अगर मैं उसे एक एजर्शन मान तो लूंगा कि वो एक एजर्शन है, लेकिन उसका इंपैक्ट कभी कभी पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत बड़ा होता है, और वो एजर्शन लेवल एक भी मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरे तरीके से इंपैक्ट कर सकती है। ऐसी आइटम्स कौन सी हो जाती है? जो सिग्निफिकेंट हो जाती है। सिग्निफिकेंट का मतलब वो स्पेशल बन जाती है। तो सर, स्पेशल का मतलब क्या हुआ? स्पेशल का मतलब ये हुआ कि कुछ सिलेक्टेड आइटम्स को मैं स्पेशल बोलता हूं। जैसे कि पहले नंबर पे आती है आपकी इन्वेंट्री, दूसरे नंबर पे आता है आपका लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और तीसरे नंबर पे आता है आपका सेगमेंट रिपोर्टिंग। दीज आर द थ्री स्पेशल आइटम्स जिनके लिए स्पेसिफिक कंसिडरेशन, और स्पेसिफिक कंसिडरेशन का मतलब ऑडिट में बिल्कुल सिंपल है, उसके लिए उसका स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर। तो क्वेश्चन सिंपल आता है पेपर में, क्या कि उसके लिए, इन आइटम्स के लिए अपना ऑडिट प्रोसीजर बताना। लेकिन बात आती है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, वो क्या? ये याद रखना जरूरी नहीं है, तो हर बच्चे को पता है कि इन्वेंटरी और ये तीन आएंगे सर 500 के अंदर। जो मैं समझाने वाला वो याद रखना। सर, जो 501 कहना चाहता था वो क्या? 501 बना क्यों? 501 इसलिए नहीं बना कि आपको इन्वेंटरी, याद है हमने 500 में हमने बात पढ़ी थी, इन्वेंटरी का एक एग्जांपल लिया था जिसमें हमने बोला था अगर ऑडिटर को फिजिकल इन्वेंटरी को चेक करना है काउंट करते हुए, तो वो ऑब्जर्व कर सकता है। यस और नो? यस सर। अगर उसे ऑब्जर्व करना है तो 501 के अंदर वो तो हो ही रहा है।
500 के अंदर वो तो हो ही रहा है, 500 के अंदर था ना ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल था। तो भाई 500 में जब ऑब्जर्वेशन हो रही है तो इन्वेंट्री वही कवर हो जाएगी, तुम्हें क्या जरूरत थी 501 में आने की। तब पता चला कि भाई साहब मेरी बात सुनो, इन्वेंट्री की बात करिए ना, उसके अंदर एक पैरामीटर है क्या, इन्वेंट्री की सिर्फ एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। जब इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन को चेक करना पड़ता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर लगता है। इसके अलावा जो इन्वेंट्री में चेक करना है, सिर्फ इन्वेंट्री को ऑब्जर्व करना है, तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर की जरूरत नहीं है, वो 500 में भी हो सकती है। तो इसका मतलब बहुत पर्टिकुलर वे में यहाँ पे सिर्फ एक पैरामीटर लिया है इन्वेंट्री का, सारी इन्वेंट्री की बात नहीं करी। इन्वेंट्री की सिर्फ एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन, अगर ये दो चीजों को चेक करना है तो इसके लिए एक स्पेसिफिक प्रोसीजर को डिजाइन किया गया, और वो लिखा गया कहां पे जाके सर, 501 में जाके लिखा गया। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है, चलो। ऐसे ही लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात करेंगे तो उसकी कंप्लीटनेस की बात होगी कि लिटिगेशन एंड क्लेम ऑडिटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि क्या तुमने मुझे सारे के सारे क्लेम्स बता दिए हैं ना। ऐसा तो नहीं तुमने वही वाले बताए जिसमें कंपनी सेफ है, वो नहीं बताया जिसमें कंपनी को नुकसान हो सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारे गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट आ सकता है। मेरे लिए सबसे बड़ा डर क्या रहता है, मेरे को क्लेम पता होना डर नहीं रहता, क्या सारे के सारे मुझे पता है नहीं पता, इसका मुझे सबसे ज्यादा डर रहता है। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक प्रोसीजर बनाया, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक टू द कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इज माय स्पेशल आइटम। और लास्ट में बात करेंगे क्या, जब सेगमेंट रिपोर्टिंग की बात आती है तो वो सबसे बड़ी पॉइंट क्या आता है, उसकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। ये आपका इंडेस भी होता है, आपका एएस भी होता है। जब आप फाइनल्स में देखेंगे तो आपको इंडेस मिलेगा, इंडेक्स 108। और उस इंडेक्स 108 में स्पेसिफिक क्या बात करते हैं कि उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेगमेंट रिपोर्टिंग को सही तरीके से प्रेजेंट एंड डिस्क्लोजर उसके सही है या नहीं है, यही सबसे बड़ा पैरामीटर होता है जो हमें जानना होता है। एज पर एएफआरएफ करने के लिए उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का सही होना बहुत जरूरी है। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, क्या मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। 500 का ऑब्जेक्टिव होता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना। सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एक्चुअली में मिलते कब है, जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाता हूं। इसका मतलब मैं 330 लगाता हूं, ये बोल सकता हूं बिल्कुल सर। तो असेस करता हूं रिस्क मटेरियल स्टेटमेंट। अब आता है क्या, इसको करने के लिए जो मेरे प्रोसीजर थे, वो 315 को वो रैप दिया तो दिया किसने, 503 वो 330 को फैप दिया तो दिया किसने। सर हम तो पढ़ा है 500 के अंदर प्रॉपर तरीके से समझा रखा था, रैप फैप सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंसिव के अंदर कौन कौन से टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या वो याद है तो मेरे को चार्ट हमने जो पढ़ा था? यस सर। इसका मतलब तुम्हें अब ये बात पता है क्या, कि उन दोनों को कौन देता है, रैप और फैप 500 देता है। तो अब हम बात करेंगे 500 की, टू डिजाइन एंड परफॉर्म द ऑडिट प्रोसीजर। तो सिंपल सी बात है सर, ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, जो 330 के अंदर हमें फैप लगाने के लिए 500 ने दिया होगा, विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक सिलेक्टेड आइटम्स के बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव बन जाता है 501 का। क्या क्लियर है? यस सर। चलो जी, अब पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जहां से शुरू होता है और एग्जाम के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है सर। सर पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला पहला क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वाला, हम करते हैं इसको ब्लू। चलो जी सर, पहला क्वेश्चन आता है सर, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री के बारे में कौन, अगर मैं इन्वेंट्री बोलूंगा तो तुमने क्या याद रखना है, इन्वेंट्री की सिर्फ एग्जिस्टेंस एंड क्या उसकी कंडीशन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर, ये मार्क करेंगे हमेशा। ऊपर वाले तीन इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार स्टार लगाना है तो लगाओ, यहाँ पे एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो सर ऑडिट का प्रोसीजर फॉर इन्वेंट्री सिंपल, पहले नंबर पे। अब क्या है, मैं तुम्हें समझाता हूँ छोटी सी स्टोरी। क्या होता है जब भी आप ऑडिट करने के लिए जाते हो और उनसे बताते हो मैं इन्वेंट्री चेक करने के लिए आ रहा हूँ तेरी, तो सबसे मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फोकस पता है क्या होता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ। सबसे बड़ा फोकस होता है कि जितना हो सके ना ऑडिटर को बिठा के रखो, ज्यादा घूमने फिरने मत दो। जितना ज्यादा घूमेगा फिरेगा उतनी ज्यादा आंखें उसको क्या आएंगी, इधर उधर देखेगा, और जितनी ज्यादा चीजें देखेगा उतने सवाल पूछेगा। तो मैनेजमेंट हमेशा क्या करती है, ट्राई करती है ऑडिटर आए और कहती है आइए सर बैठिए, आइए सर बैठिए। ये नहीं कहेगी आइए सर चलिए, चलिए कभी नहीं बोलेगी। आप ऑब्जर्व करना, क्या कहेगी, आइए सर बैठिए। क्यों कहती है? क्योंकि वो चाहती है कि आप बैठे रहिए। तो ऑडिटर कहता है कि मुझे पता है तू क्या करने वाला है, लेकिन मैं भी ऑडिटर हूं। अब मैं हम ऑडिटर हैं, हम मैनेजमेंट, तुम क्या, हम तो ऑडिटर है, हमें पता है, लेकिन हम ना मैनेजमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते। अब पहले जाके सीधा बोलोगे नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा, तो क्या लगता है, थोड़ा एरोगेंट लगता है। ऑडिटर कितने प्यार से खेलते देखो, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, बिल्कुल ये वही कहानी लिखी है जैसे ऑडिटर करता है। ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर कहेगा ऐसा करते हैं, लाइए सर सीट दीजिए बैठते हैं। ऐसा कहेगा, ऐसा करिए सर वेयर हाउस में लगा लीजिए सीट, हमने करनी तो इन्वेंट्री चेक, इन्वेंट्री आपकी वेयर हाउस में पड़ी, यहाँ बैठ के क्यों टाइम वेस्ट करना है, बैठाना ही है ना आपने मुझे, और वेयर हाउस में बैठते हैं। मैं कहाँ चला गया, उसके वेयर हाउस में। मैं वेयर हाउस में जाता हूँ जहां मेरी इन्वेंट्री पड़ी है मेरे सामने, और मैं अपनी सीट लेके बैठ जाता हूँ। ऑडिटर जैसे ही बैठता है, ऑडिटर कहता है सर देखो ऐसा है, हम ना ऑडिटर, हम सीए वाले लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमारे हाथ में ना कुछ हमें चाहिए होता है लिखने लिखने के लिए, पढ़ने वगैरह के लिए। हमारी पढ़ाई बिना तो चलती नहीं है, तुम लोग तो समझ ही रहे हो, पढ़ाई बिना तुम्हारी गड्डी चल रही है नहीं चल रही है ना। तो सर पढ़े बिना काम नहीं बनता। तो कई ऑर्डर कहेगा बताइए सर क्या चाहिए आपको, जो कहेंगे लाइए सर के लिए कोई पेन पेपर लाइए। मैं नहीं सर ऐसा करिए, पहले ना अब आए इन्वेंटरी चेक करना है, बैठने टाइम क्यों वेस्ट करना, ऐसा करो जो आपने इन्वेंटरी के वो इंस्ट्रक्शंस बना रखी होंगी ना कि कैसे रिकॉर्ड और कंट्रोल करते हो, वो लाके मेरे हाथ में दे दो, मैं वही देख लूंगा, टाइम भी नहीं वेस्ट होएगा और बैठ भी जाते बातें भी कर लेंगे, हो गया था। तो बिल्कुल सर ठीक है सर। तो सबसे पहले क्या मंगाता
है ऑडिटर, वो कहता है जरा एक बार अपनी इंस्ट्रक्शंस ले आना जिसके अंदर लिखा होगा कि आप इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल और रिकॉर्ड करते हो। कंट्रोल का मतलब ये जो आपने गोदाम में लगा रखी कैसे कंट्रोल है कि कौन सी इन्वेंट्री कहां पे पड़ी है, और रिकॉर्ड मतलब जैसे आप उसको पेपर में चढ़ाते हो, ये मुझे लाके दे दीजिए। तो मैं उसने लाके दे दिया आपको, आपके सामने आ गया पेपर, अब आपने ले लिया, आपको यही चाहिए था और आपको वो मिल गया पहले नंबर पे। उसके बाद ऑडिटर क्या करेगा, उसका क्या करेगा, ऑडिटर कहेगा ठीक है सर करवाइए, आप मेरे सामने काउंट करवा दो, लगा दो लोगों को, देखो लो सर अभी देखो अभी काउंट करवा देते हैं। वो काउंट करवाएंगे तो वो बैठ उठने नहीं देगी मैनेजमेंट, कहेगी सर बैठो बैठो, आप बैठो सर अभी करवाते हैं, आपके सामने लड़का के करेगा, आप क्यों खड़ोगे। हमने कहा ठीक है जी करवाइए। अब जो वो क्या कहेगी वो करवाएगी, तो जैसे ही वो करवाने लगती है और ऑडिटर क्या करता है बैठे बैठे उसको क्या करेगा ऑब्जर्व करेगा। तो पहला क्या आया, पहले उसने हाथ में सर क्या ली, जो मेरे साथ साथ यहाँ पे भी बुक पे क्या सर इवेल्युएट करेगा मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शंस और जो प्रोसीजर है किसके रिगार्डिंग, रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, कि भाई आप मुझे क्या दे दो अपनी वो इंस्ट्रक्शंस दे दो जिसके अंदर वो प्रोसीजर लिखा होगा, किसका प्रोसीजर लिखा होगा कि आप रिकॉर्ड और कंट्रोल कैसे करते हो, ताकि मुझे समझ आ जाए कि एक्चुअली में मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए क्या है, ये मेरे एक मैनुअल बेंचमार्क है। अब तुम्हें एक मैं बहुत प्यारी सी चीज रिलेट करवाने वाला हूं, याद रखना तुम्हें मेरी बात याद आएगी या नहीं आएगी, नहीं आई ना तो तुमने 500 सही से नहीं लगाया। सर क्या 500 के अंदर जैसे ही मैंने तुम्हें एविडेंस की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना, वहां पे मैंने फोकस करके एक भारी आवाज में क्या वर्ड बोला था, अदर आइटम्स, बोला था या नहीं बोला था। यस सर याद है सर, हमने आपने अदर पे बहुत फोकस किया था। क्यों किया था मैंने वो अदर पे फोकस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के साथ वो अदर रिकॉर्ड्स भी चेक करता है, वो इसलिए फोकस किया था क्योंकि उसके अंदर क्या आ रहा था सर, उसके अंदर सर वो सारे मैनुअल्स आते हैं या मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स आते हैं, या वो इंटरनल कंट्रोल का जो मैनुअल बना होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि इंटरनल कंट्रोल्स कैसे इफेक्टिवली माने जाएंगे, वो सारी बातें आती नहीं आती। तो जो ये वाला मैनुअल है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि कैसे रिकॉर्ड करते हो कैसे कंट्रोल करते हो, प्रोसीजर लिखा होगा, क्या वो मेरे को कहां से मिला ये चेक करने के लिए, मेरे को ये राइट कहां से आया, ऑडिट एविडेंस 500 ने अदर के अंदर मुझे ये राइट दे दिया कि तू ये वाले इंस्ट्रक्शन भी देख सकता है। वरना मैनेजमेंट क्या कहती है, सर आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मतलब होना चाहिए, आपको क्या लेना मेरे इंस्ट्रक्शन से, वो तो मेरा पर्सनल है, हमने अपने लिए बना रखी है। मैं कहूंगा नहीं नहीं 500 के अंदर जाके लिखा हुआ है अदर, तो तुम्हें देना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई सर, क्लियर होगी, बहुत बढ़िया। तो ये सर ऐसे 500 का अदर आइटम्स के अंदर भी मेरे पास क्या जाता है, यहाँ से मेरे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है। अब तुम्हें ये वाला पॉइंट भूलेगा तो नहीं है, आप बैठे आपने इंस्ट्रक्शन ली, इंस्ट्रक्शन पढ़ी, साथ साथ आप ऑब्जर्व करोगे मैनेजमेंट कैसे काउंट कर रही है, प्रोसीजर को कर लिया सामने, वो देख रहे हो आप कैसे काउंट करिए, आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब क्या कहता है, कहता है सर देखो बैठे बैठे गए बहुत थक गए, तो कहते हैं सर क्या करना है, कहते हैं यार ऐसा करता हूँ गेड़ा गुड़ा मार ही लेता हूँ, तो छोड़ो उठ जाते हैं थोड़ा सा। जैसे ही आप उठोगे, उठ के आपका काम क्या होगा, पहला याद करो मेरी फिर से बात कौन सी सर, फिर 500 500 के बाद 500 एक आने का रीजन है, बहुत 500 लगाएगा सर, मतलब 500 में जब हम गए तो 500 में मुझे और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करने को तो बोला था, बिल्कुल सर, साथ में मुझे एक और तुम्हें याद है वो डेफिनेशन के अंदर क्या था, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट, इंस्पेक्शन पे जाओ, इंस्पेक्शन पे सर 500 के अंदर गए, वो सारे के सारे प्रोसीजर आए, पहला था इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन में आपने साइड में लिखा था अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना, साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट, याद है या नहीं है सर, याद आ रहा है याद आ रहा है। तो वो जो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसेट थी उसको क्या बोला गया था सर, इंस्पेक्शन करना, उसकी इंस्पेक्शन में क्या फिजिकल एग्जामिन आता है सर, बिल्कुल आता है। तो जो एग्जामिनेशन ऑफ एसेट का मतलब है, यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ एसेट मतलब एग्जामिनेशन ऑफ इन्वेंट्री, तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा, इंस्पेक्शन करूंगा इस इन्वेंट्री की, क्योंकि मुझे इंस्पेक्शन बोलती है करने को। तो क्या मैंने करा, बिल्कुल करा, ये मैं उठूंगा जाऊंगा इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्शन करने के बाद मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं देख ऐसा भाई, तू जैसे गिनेगा तुझे पता है, तू पहले से गिन के बैठा होगा, तुझे पता है ऑडिटर आना था, तो ये तो मैं भी जानता हूँ तू भी जानता है, क्यों ना ऐसा हो जाए, तू मुझे ऐसा कर, ये वाले कुछ काउंट करवा दे एक बार, तेरे यहाँ पे लिखा हुआ है 50 है, ला मुझे दिखा 50 काउंट करके। तो मैं क्या करता हूँ, कुछ ना कुछ क्या करता हूँ, परफॉर्म करता हूँ कुछ टेस्ट काउंट करने से मैं देख लेता हूँ कि जो मैनेजमेंट ऑलरेडी प्रिपेयर होकर बैठी है, तो मैं ट्राई करता हूँ उनको कुछ ऐसा करने का जो वो अनप्रिपेयर्ड रहे, तो कहीं ना कुछ मैं टेस्ट काउंट करवा लूंगा अपने अकॉर्डिंगली बोल के, वो वाला क्या रहेगा, उससे मेरे को क्लियर हो जाता है कि हाँ जो यहाँ लिखा हुआ है वही वहां पे मेरे को सामने दिख रहा है। मेरा पर्पस क्या है, जो आपके रिकॉर्ड्स में आपने एंट्री बनाई होगी इन्वेंट्री, आपने बोला मेरे पास इन्वेंट्री पड़ी है 400, मान लो लेट्स से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, किसका काम है, पेटियों का काम है, उसका पेटी बहुत सारे उसके पास बॉक्सेस है, उससे लिखा हुआ है मेरे पास 400 बॉक्सेस इन्वेंट्री में, तो मैंने चेक करा काउंट करा 400 से मैच नंबर होना चाहिए। अगर 400 से मैच नंबर नहीं होता तो मैं एक्चुअल इन्वेंट्री किसको मानूंगा, रिकॉर्ड्स को, या जो मैंने काउंट करी होगी, जो मैंने काउंट करी होगी। क्या मेरी बात क्लियर है, यस सर। तो सर जल्दी से खत्म करते हैं, पहले जल्दी से प्रोसीजर खत्म हो गया क्या, मैं बैठा, मैंने आगे क्या ली, इवेल्युएट करूंगा कहा क्या जो इंस्ट्रक्शन है मैनेजमेंट के पास, और जो प्रोसीजर लिखा हुआ है किसका सर, कंट्रोल करने का और रिकॉर्ड करने का इन्वेंट्री को, जिसके बेसिस पे वो रिजल्ट डिराइव करते होंगे, यस सर। दूसरे नंबर पे सर सीधा सीधा ऑब्जर्व करूंगा मैनेजमेंट काउंट कैसे कर रही है, फिर उठूंगा, उठ के गया तो इंस्पेक्ट करूंगा, क्यों कुछ मुझे इंस्पेक्शन बोलती है, और लास्ट में टेस्ट काउंट करके अपने आप को क्या कर लेता हूं, तसल्ली दे लेता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है सर, क्लियर है। अब सर दूसरा मैंने क्या बोला, जैसी मैनेजमेंट मुझे कहेगी सर देख लो मैच करके, मैच कहां पे करवाती है मैनेजमेंट की, मैंने कहां लिखी है वो 400 है मेरे पास उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में, तो मैं कहता हूं लाओ मैनेजमेंट जरा देना, क्या देना
अपने मुझे इन्वेंट्री के रिकॉर्ड्स दे दो, मुझे वो भी ऑडिट करने हैं। उसमें मैं चेक करता हूँ वेदर जो रिकॉर्ड्स एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट, जो मैंने एक्चुअली इन्वेंट्री को काउंट किया वही आपके रिकॉर्ड से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, दोनों मैच करने चाहिए। मिसमैच करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाएगा एक्चुअल इन्वेंट्री में कुछ और लिखा हुआ है और मैनेजमेंट ने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर कुछ और लिखा हुआ है। क्या ये जेन्युइन रीजन की वजह से हो सकता है? ऐसा हो सकता है जेन्युइनली छोटी चीजें मिस हो जाए। कब? जब इन्वेंट्री कभी कभी ट्रांजिट वगैरह में होती है, वो जेन्युइन रीजन है, उसकी बात यहाँ पे नहीं करवा रहा है, यहाँ पे उस चीज में जाना भी नहीं है। हमें क्या करना है? चेक करने से मतलब है, प्रोसीजर बता दिया, मैच करना है, बात खत्म। क्या मेरी बात तुम लोगों को क्लियर है? इतना ही क्वेश्चन आता है, 2 पॉइंट है। पहला नंबर पे पॉइंट क्या है? अटेंडेंस। अब याद रखना, तुम लोग गलती क्या करोगे, तुम्हारे से प्रोसीजर पूछा जाएगा तो सीधा सीधा ये मत शुरू कर देना नीचे लिखना, पहले लिखना प्रोसीजर सिर्फ दो है। क्या? अटेंड करना फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को, और दूसरा ऑडिट इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करना। पहले तो ये दो प्रोसीजर है। अब आता है अटेंडेंस जो आपने लगानी है फिजिकल इन्वेंटरी काउंट में, उसमें आप क्या क्या करते हो। तो अगर देखा जाए ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है प्रोसीजर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 बनता है अटेंडेंस फिजिकल इन्वेंटरी काउंट के प्रोसीजर को किया कैसे जाता है। तुम लोग गलती क्या करके आते हो? तुम लोग सीधा पहला क्वेश्चन भी आता है ना तो सीधा ये लिखाते हो, लिखने में गलती नहीं है, लेकिन तुम लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हो और फिर अपने नंबर कटवा लेते हो। ये मेरी बात याद रखेंगे। तो पहला, अगर सिंपल प्रोसीजर पूछा जाएगा तो दो प्रोसीजर है, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को करना, रिकॉर्ड्स को ऑडिट करना। फिजिकल इन्वेंटरी काउंट में क्या क्या करेंगे ये बता देंगे हम इंस्ट्रक्शन से लेके टेस्ट तक का। क्या क्लियर है? क्लियर है सर। चलो, एक वर्ड मैंने यहाँ पे छोड़ा है, वो मैं बताऊंगा क्यों। आ जाओ मेरे साथ आगे। पहले सर वर्ड छोड़ा है, बिल्कुल छोड़ा है, क्योंकि कभी कुछ चीजें बाद में पता लगने से ना और क्लैरिटी देती हैं। ठीक है सर, समझ गए सर। अब आता है सर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या? कुछ ऐसे मैटर्स बता दो जो रेलेवेंट है प्लानिंग में अटेंडेंस एट द फिजिकल इवेंट को। जब मुझे क्या करना है, मुझे प्लान करना होता है कि मुझे फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को करना कैसे है। प्लानिंग तो करके जाऊंगा ना, मैं ऑडिटर हूं, प्लानिंग करके जाता हूं। तो जब भी मुझे प्लान करना है उसका, जब मैं क्या कर रहा होता हूँ, प्लानिंग एंड डिजाइन कर रहा होता हूँ ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, उस वाले टाइम पे कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो रेलिवेंट हो जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरी प्लानिंग को, वो मेरे प्रोसीजर को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। ये सीए फाइनल के लेवल पे पहले क्वेश्चन होता है, तुम्हें पता है। अब तुम्हारे पास इंटर में भी आ गया, तो तुम सोचो तुम्हारा लेवल ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो तुम कुछ ना कुछ ऐसा भी पढ़ रहे हो जो थोड़ा बहुत फाइनल रिलेटेड है। सर सच बता रहे हो क्या? सच्ची बताता हूँ यार मैं। चलो सर, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा? एक बार इसका क्वेश्चन आया, और ये क्वेश्चन पेपर का है या नहीं है पता नहीं, एमटीबी में होगा शायद, मुझे एक्जैक्टली नहीं याद, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में, डोंट वरी। इसमें क्या था, इसमें ने क्वेश्चन दिया और उन्होंने पूछा कि हमने ना 4-5 आइटम्स को उन्होंने लिख दिया मैटर्स को, और पूछा क्वेश्चन बच्चों से कि कुछ कौन कौन से मैटर्स मिसिंग है इसमें से। क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम हुआ। ये जो नीचे मैटर्स पढ़ेंगे इन्होंने खुद ही लिख दिए क्वेश्चन के अंदर, और क्या करा, ऐसे लिख दिया कि कुछ दो आइटम मैटर्स हैं जो मिस हो गए हैं, जो प्लानिंग और डिजाइनिंग को अफेक्ट कर सकते हैं, बताओ कौन से मैटर। तो सोचो किस लेवल तक का क्वेश्चन आ सकता है। या तो सिंपल मैटर पूछेगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैटर खुद बता के पूछेगा कौन सा मैटर मैंने नहीं पूछा बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लैरिटी चाहिए होगी। पर एक बात और याद रखना, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जो बहुत सारों में से बहुत कम पूछा जाता है, उसमें ना बेसिक पैरामीटर्स के ऊपर आंसर आता है। बेसिक मतलब कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो आप लोगों को यूजुअली पता होती है वही मिस होंगी। ऐसा कोई पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का पॉइंट कभी नहीं मिस करेगा। मिस क्या करेगा? बेसिक वाली चीजें। आओ जैसे बताता हूँ कैसे। सर बताओ, पहला क्वेश्चन कवर करते हैं। कौन कौन से मेंटर्स और एग्जांपल होते हैं जो मेरी डिजाइन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, जो मैंने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, उसको अफेक्ट कर सकते हैं जब मैं फिजिकल इन्वेंटरी काउंट को प्लान करता हूं। ठीक है सर, कौन कौन से? सिंपल से तुम खुद ही बता दो, चलो मेरे को क्या बताना है सर। पहले नंबर पे तो सबसे बड़ा मैटर आता है कि इन्वेंट्री की नेचर क्या है जी। इन्वेंट्री की नेचर बताओ, जो जैसे इन्वेंट्री की नेचर होगी उसके हिसाब से मुझे उसे चेक करने के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर कोई इन्वेंट्री बॉक्सेज है तो मुझे उसको काउंट करना है, अगर इन्वेंट्री लिक्विड फॉर्म में तो मुझे उसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा, मुझे उसको देखना पड़ेगा, उसका जो उसका पैरामीटर होगा उसे कैसे नापा जाता है वो देखना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है? यस सर। तो नेचर ऑफ द इन्वेंट्री इज वन थिंग। अब वो जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है, जैसे मैंने नेचर जान ली, अब भाई वो इन्वेंट्री किस फॉर्म में पड़ी है। अगर बॉक्स के अंदर बग पैक्ड है तो मतलब फिनिश गुड्स है, या वो रॉ मटेरियल है जो तुम्हारी इन्वेंट्री की तुम बात करो, किसका बंदे का कैसा भी काम हो सकता है, रॉ मटेरियल का भी, वर्क इन प्रोग्रेस का भी, और फिनिश गुड्स का भी। तो कहीं ना कहीं स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या उस वर्क इन प्रोग्रेस की, कि भाई वो कंप्लीटली क्या है, पूरा स्टेज कंप्लीट हो चुका है, या फिर वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल फॉर्म में पड़ी है, या फिर अभी वो प्रोसेस में है, ये जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है सर रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, हमेशा किससे रिलेटेड टू इन्वेंट्री की, भाई जितना मेरे को आर ओ एम एम दिखेगा, क्योंकि मैं फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करने जा रहा हूं, तो मैंने ऑडिट तो मैंने किया होगा सर, किया होगा, तो ऑडिट के दौरान मुझे पता होगा इन्वेंट्री में कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है या नहीं है, तो उस हिसाब से मेरी प्लानिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। फिर उसके बाद टाइमिंग क्या है, मेरी टाइमिंग किस बेसिस पे रहेगी मेरी फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की, वो भी मैटर करता है मेरे लिए, मेरी क्या उसके बेसिस पे मैं अपनी प्लानिंग करता हूँ। यस सर। वेदर एंटिटी मेंटेन्स अ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, अब ये जानना पड़ेगा कि भाई तुम इन्वेंट्री रखते कैसे हो। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब रीजन क्या होता है, मतलब सर कहीं ना कहीं आप सिंपल सी बात मान लो कि आप अगर सिस्टम में रिकॉर्ड करते हो इन्वेंट्री, सब कुछ आपका आईटी सिस्टम से चलता है, बिल भी आईटी सिस्टम से, इनपुट भी, प्रोसेसिंग भी, आउटपुट भी, सब कुछ, या फिर आप मैनुअल तरीके से करते हो। मैनुअल को करेंगे मैनुअल इन्वेंट्री, अदरवाइज बोलते हैं इसको परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नीचे आएगी, मैं बता दूंगा। ठीक है सर, समझ गए सर। मतलब सिस्टम के थ्रू अगर इन्वेंट्री काउंट होती है, रिकॉर्ड होती है, तो उसे बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि भाई उसी अकॉर्डिंग तो मुझे प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। अगर तुम सब कुछ आईटी से करते हो तो मेरे लिए अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंटरनल कंट्रोल। होता है या नहीं होता सर? बिल्कुल हो जाता है। तो नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू इन्वेंट्री,
बिल्कुल सर, अगर आपका परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो इंटरनल कंट्रोल मेरे लिए ज्यादा फोकस में आएंगे, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स बने ही आईटी के लिए मेन है। अगर वो नहीं होगा तो मेरे को दूसरे इंटरनल कंट्रोल्स पे जानना पड़ेगा कि आप लोग सही तरीके से रिकॉर्ड करते हो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है या नहीं है, एक ही बंदा अनलोड करता है, एक ही बंदा लोड तो नहीं करता, ये सारे मेरे लिए दूसरे पैरामीटर्स हो जाएंगे। ऑथराइजेशन चेक करना, ये सब चेक करना, यस और नो, यस सर। फिर उसके बाद वेदर एडिक्वेट प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रक्शन, जो मैंने पहले नंबर के पॉइंट में पढ़ा था कि आपके पास जो आपने इंस्ट्रक्शन और प्रोसीजर लिख रखी है एक्चुअली में वही एडिक्वेट है या नहीं है, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हो सर हमारे पास तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, हम तो कोई प्रोसीजर नहीं बना के बैठे, हमने तो बता रखा है आएंगे रिकॉर्ड कर लेना, कैसे कैसे काउंट करना, नॉर्मल काउंट करता है, अगर वही नहीं है तो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपनी प्लानिंग को चेंज करना पड़ेगा, ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास तो कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। और फिर लास्ट में क्या गया, लोकेशन ऑफ द इन्वेंटरी। फिर मैटर करता है सर इन्वेंटरी एक्चुअली में लोकेटेड कहाँ है। अगर इन्वेंटरी लोकेटेड ऐसी जगह पे है जहां पे हो सकता है मैं जा ही ना पाऊं, अभी वाले पॉइंट्स पढ़ेंगे जो मैंने बोला है, लेकिन अगर ऐसी जगह लोकेशन बहुत मैटर करती है, क्यों मैटर करती है, आऊंगा इस बात पे भी। तो ये वाली चीजें भी मुझे मैटर करती है, कहीं ना कहीं लोकेशन के अंदर भी कुछ ना कुछ रिस्क ऑफ मटीरियल में स्टेटमेंट छुपा होता है कि लोकेशन की वजह से ही कुछ रिस्क आ रहा है वहां पे। ये सारे एरियाज के अंदर क्या होते हैं, ये सारे वो वाले मैटर्स हैं, ये सारे वो वाले मैटर्स हैं जो मेरी प्लानिंग परफॉर्म, वो जो मेरा प्रोसीजर मैंने परफॉर्म करना उसको क्या कर सकते हैं, इंपैक्ट कर सकते हैं। अब पेपर के अंदर जो पूछा ना उन्होंने, उन्होंने सब दिया, नेचर ऑफ कंप्लीशन भी दिया, नेचर ऑफ इन्वेंटरी भी दिया, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम भी दिया, टाइमिंग भी दिया, लोकेशन भी दी, क्या नहीं दिया, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल नहीं दिया। और क्या नहीं दिया, एडिक्वेट प्रोसीजर्स और इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया। और क्या नहीं दिया, रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं दिया। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, जो तुम लोगों को बेसिक जो होती है, जो ऑडिटर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, जो उसे ओवरऑल ऑडिट में लगती हैं, वही मिसिंग किया उन्होंने, ताकि आपसे वो जानना चाहते थे कि आपको बेसिक चीजों का पता या नहीं पता। उन्होंने ऐसा कोई पर्टिकुलर पॉइंट मिस नहीं किया। उसके लिए तो इतना हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी का पर्टिकुलर पॉइंट आप छोड़ दो, उसे याद करवाना कि बताओ क्या नहीं है यहाँ पे। इतना डिफिकल्ट कभी पेपर नहीं होता। पेपर हमेशा क्या मिस करेगा, कोई बेसिक पैरामीटर मिस करेगा। तो अपने बेसिक में चले जाना वापस ढूंढने कि मैं बेसिक क्या चेक करता हूँ, इंटरनल कंट्रोल्स, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। और 501 का सबसे बड़ा बेसिक क्या है, उसका उसकी जो हमने क्या ली थी, इंस्ट्रक्शंस और प्रोसीजर लिए थे। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कैसे समझ आ गया। बेसिक मिस होगा और हमें उस वाले स्टैंडर्ड का या ओवरऑल ऑडिट का बेसिक के ऊपर ध्यान रखना है और हमें आंसर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या एग्जाम पर क्लियर है? यस सर। तो यूजुअली क्या होता है, जब भी लोकेशन कहीं और होती है तो मैं 600 का यूज करके किसी अदर लोकेशन पर होता है तो अदर ऑडिटर का यूज करता हूँ, जिसके लिए ऐसे 600 बने पड़ेंगे हम, यूज ऑफ द अनदर अदर ऑडिटर। ओ आता है तो अदर ऑडिटर की बात करता है। और एक 620 क्यों आता है, जब भी किसको इन्वेंट्री की कभी भी वैल्यूएशन होती है, और वैल्यूएशन के लिए कभी कभी वैल्यूएशन एक्सपर्ट हम लोग नहीं होते, तो कभी कभी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे वैल्यूएशन जाननी होती है, जहाँ पे एक्चुअली का रोल आता है या किसी और का रोल आता है जो उस एरिया में पर्टिकुलर क्या होगा, एक्सपर्ट होगा। तो मैं 620 में डिसाइड करता हूँ कि मुझे एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अपने एविडेंस को सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट करने के लिए। और अगर होगी तो वो भी मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा किसमें, मेरी प्लानिंग के अंदर। ऑब्वियसली अगर मैं एक्सपर्ट का यूज करूंगा तो उसको भी तो कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग में लेके जाऊंगा या नहीं लेके जाऊंगा, यस सर लेके जाऊंगा। तो उसने सारे पॉइंट्स दिए क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इंटरनल कंट्रोल, आरओएमएम और मैनेजमेंट और इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। क्या तुम्हें मेरी बात याद रहेगी? सर याद रहेगी। ये आगा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन नंबर एक्चुअली 3 बनता है, दो तो वहीं पे थे और हम ये कवर कराए, यस और नो, यस सर। चलो सर, उसके अंदर आता है, ये बात लास्ट में करेंगे, उसके अंदर आता है क्या सर, उसके अंदर आता है, आप समझो जो मैंने ऊपर वाली बात करी ना, जब हमारे पास बेसिक प्रोसीजर आया ये वाला, तो यहां पे ना क्या लाइन लिखी उसने, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, कि भाई अटेंडेंस लगानी है। तुम्हारा पहला प्रोसीजर है कि तुम्हें फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करते हुए अटेंडेंस लगानी जरूरी है। हे सीए, जाके उठ के जाना, अपनी अटेंडेंस लगा के आना, जब भी तू क्या करेगा, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करेगा। तो वो घर बैठे बैठे नहीं करनी है। लेकिन उसने बोला सर, तो उसने बोला ठीक है लिख देता हूं आगे क्या, अगर अनलेस, उसने लिख दिया यहाँ पे अनलेस अनप्रैक्टिकेबल, लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। क्या लिखा उसने, अनलेस अनप्रैक्टिकेबल, कि अगर तेरे लिए प्रैक्टिकल ही नहीं है ना यार, कि तू जा ही नहीं सकता है, देन ठीक है। अगर तू जा सकता है और जाना नहीं चाहता, ये रीजन नहीं चलेगा ऑडिटर। तो मैंने बोला ठीक है। तो अब आता है सर रीजन, ये जो अनलेस अनप्रैक्टिकेबल है, ये किस सिनेरियोज में हो सकता है। इसी चक्कर में हमारा जो 500 का स्टैंडर्ड है थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि इसके अंदर 3 सिनेरियोज आते हैं। 3 सिनेरियोज क्या आते हैं सर? सिनेरियो नंबर 1, 3 सिचुएशन हो सकती है, कौन सी वाली? अगर आप फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर रहे हो कंडक्टेड अदर देन एट द डेट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यूजुअली मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे कब इन्वेंटरी का काउंट करना होता है, वो मेरा डिसाइडेड होता है कि सर मैं 15 दिन पहले या फिर 1 महीना पहले क्या करूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कंप्लीट होने से एक बार फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करूंगा, बिल्कुल एंड में आके देखूंगा, ताकि आपके सारा कुछ वो भी प्लस माइनस होना है, जो भी सेल परचेज होनी है हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल एंड ऑफ द पीरियड पे यूजुअली ऑडिटर डिसाइड करता है कि मैं फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करके एक बार मैच कर लूंगा आपके रिकॉर्ड सही है या नहीं है, और आपकी इन्वेंटरी सही है या नहीं है, यस और नो, यस। लेकिन कभी कभी आपने जो डिसाइड किया था ऐसा हो नहीं पाता है, मतलब आप जिस डेट पे चाहते थे इन्वेंटरी को काउंट करना, उस डेट पे बाई चांस नहीं कर पाए। तो अब क्या हम किसी और डेट पे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, मना नहीं है। तो ऑडिटर नीड्स टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, जो स्टेट है पॉइंट नंबर 1 में। अब जो मेरे को पहले, जो मैंने जब मैं दोबारा करने आऊंगा तो क्या मेरा प्रोसीजर बदल जाएगा? नहीं सर। इसका मतलब जो पहले वाला मेरा प्रोसीजर है पूरा का पूरा, जो मैंने पढ़ा, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन चेक करना, ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्शन करना, टेस्ट करना, वो सब करूंगा वो तो सेम रहेगा। एंड मुझे एडिशनल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन डेट।
अगर मेरी डेट चेंज हो जाती है, डेट ऑफ द पीआईसी एट द ईयर एंड पे, क्योंकि मेरे को डेट चेंज करनी पड़ी, तो जिस टाइम मैंने सोचा था और जिस दिन मैं कर रहा हूं उसके बीच की जो मुझे आइटम्स को चेक करना पड़ेगा, वो मुझे कुछ एडिशनल प्रोसीजर लगा के चेक करना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊं ताकि तुम पेपर में आंसर बना पाओ, तुम्हें ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मतलब सर जो आपकी डेट एक्चुअल वाली थी और जो आपने डेट चेंज करी उसके बीच की चेकिंग मुझे क्या करनी पड़ेगी? एडिशनल करनी पड़ेगी। जब मुझे किसी चीज की चेकिंग एडिशनल करनी पड़ती है तो उसके लिए प्रोसीजर भी कौन सा लगाना पड़ता है? सर एडिशनल। ये वाला स्टैंडर्ड सबसे प्यारा पता है मुझे क्यों लगता है? क्योंकि ये ना तुम्हारे क्लैरिटी दे देता है तीन एरियाज में कि एडिशनल क्या होता है, ऑल्टरनेटिव क्या होता है और अदर ऑडिट प्रोसीजर। ये तीन नाम जो तुम्हें बहुत तंग करते हैं ना, अदर देन रैप और फैप, भी तीन ही नाम होते हैं। एडिशनल कब लगेगा, ऑल्टरनेटिव कब लगेगा, अदर ऑडिट प्रोसीजर कब लगेगा। उससे बढ़िया समझने से 501 से बढ़िया स्टैंडर्ड ही नहीं है। बात मेरी जान लेना, ऐसे मत जाना कि तुम अलग अलग डेफिनेशन ढूंढो, नहीं, यहां से समझो, क्लियर समझ आएगा। सर मुझे कुछ एडिशनल चेकिंग करनी पड़ी या नहीं करनी पड़ी? बिल्कुल उन दिनों की, उन दिनों के लिए एडिशनल चेकिंग का मतलब क्या हुआ? एडिशनल प्रोसीजर लगाना पड़ेगा। यस और नो, एडिशनल समझ आ गया? सर आ गया, मतलब कभी भी कुछ से ज्यादा करना हो तो उसे एडिशनल किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो सर irrespective of the whether management determines inventory by an annual फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैनेजमेंट कैसे डिटरमाइन करती है कि वो एनुअल फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करवाती है या क्वार्टरली कराती है। हमें जब भी करना होगा उस डेट से हमें जब करा हम उस डेट को जानेंगे, चाहे वो क्वार्टरली हो, चाहे वो 6 मंथ हो, चाहे वो एनुअली हो। मेंटेन्स अ परपेचुअल इन्वेंटरी, और ये भी मैटर नहीं करता कि मैनेजमेंट अपना इन्वेंटरी सिस्टम कौन सा रखते हैं, चाहे वो मैनुअल फॉर्मेट में रखे, चाहे वो परपेचुअल इन्वेंटरी में रखे। मेरे को फिजिकल इन्वेंटरी काउंट तो करना ही करना है, उसको मैं उस तरीके से करूंगा, उसके अपने इंटरनल कंट्रोल्स होंगे, उसके अपने इंटरनल कंट्रोल्स होंगे। यस सर। तो मतलब इस लाइन में कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। सिंपल सी बात है, कहना चाहते हैं कि इररिस्पेक्टिव है कि मैनेजमेंट कैसे अपनी इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करता है, हमें एडिशनल चेकिंग करनी पड़ेगी अगर हमारी डेट क्या होती है, चेंज होती है। बहुत बढ़िया सर। अब टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस वेदर द चेंज इन द इन्वेंट चेंजेस इन द इन्वेंटरी बिटवीन, देखो कौन सी बात कर रहा है, बिटवीन द काउंट डेट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट आर प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई जो मेरी डेट होनी चाहिए थी, वो जो मेरी डेट काउंट डेट चेंज हो गई है, उसके बीच में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है उसके बीच में जो भी चेंजेस वगैरह है, क्या उसे प्रॉपर तरीके से आपने रिकॉर्ड कर लिया ना? ऐसा तो नहीं है आपने कुछ मिस कर दिया या उस बीच में आपने कुछ क्या कर दिया, प्लस माइनस कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। तो मेरे अब आता है सर क्वेश्चन, ये जो आपने ऊपर बात करी एडिशनल प्रोसीजर, ये होते कौन कौन से, क्या लगा सकता है ऑडिटर एडिशनली? ऑडिटर क्या करेगा? सिंपल है, उसके पास वही रिकंसाइल कर लेगा। वो कहेगा जिस दिन मैंने चेक करना था उस दिन का तो मेरे पास डेटा होगा कि हाँ जी इतनी इन्वेंटरी थी, उसके बाद जिस दिन मैंने चेक करा उस इन्वेंटरी का भी होगा कि सर इतनी क्लोजिंग यहाँ है, इतनी क्लोजिंग यहाँ है। अब मुझे ऐसा करो, लाओ सारे के सारे क्या दे दो, परचेज और सेल के इनवॉइसेस दे दो कि आपने क्या परचेज करी, क्या सेल करी। मैं क्या करूंगा, इस वाली क्लोजिंग स्टॉक और इस वाली क्लोजिंग स्टॉक में ये सारा कुछ प्लस माइनस करके देख लूंगा, ये मेरा मिलना चाहिए। मान लो 10 दिन का गैप आ गया, तो मैं 10 दिन से पहले वाला डेटा उठाऊंगा, 10 दिन के बाद वाला डेटा उठाऊंगा, बीच में जो भी मेरे पास प्लस माइनस आया, जो परचेज होगी उसे माइनस कर दूंगा, जो सेल होगी उसको ऐड कर दूंगा, और उस बेसिस पे क्या निकाल लूंगा, अपनी इन्वेंटरी निकाल लूंगा। निकाल सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल सही। उसे क्या बोलते हैं, रिकंसिलेशन करना। तो रिकंसिलेशन कर लूंगा इन्वेंटरी बिटवीन द काउंट डेट एंड द बैलेंस शीट डेट एंड एक्यूरेसी एंड द चेंजेस इफ एनी आर प्रॉपर और नॉट। तो अगर आपने कुछ भी क्या करा, किसी भी तरीके से कोई चेंज वगैरह करा, तो उसे एक्यूरेटली रिकॉर्ड किया या नहीं करा, ये चेक कर लूंगा कि वो प्रॉपर फॉर्म में आपने करा था या नहीं करा था। क्लियर है? यस सर। तो सर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड टू कंक्लूड वेदर द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट इज करेक्ट और नॉट, ऑडिटर क्या कहता है, परफॉर्म करता है सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स एट एन इंटरिम डेट। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करता हूँ, इंटरिम डेट मतलब मैं जो भी डेट चूज करता हूँ वो कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे मैं क्या कर लेता हूँ, सब्सटेंसिव प्रोसीजर लगा के देख लेता हूँ कि क्या आफ्टर वेरीफाइंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कंट्रोल्स ओवर चेंजेस इन द इन्वेंटरी। तो कहीं ना कहीं मुझे क्या चेक करना होता है कि आप लोग अपने सही तरीके से प्रॉपर जो आपके पास कंट्रोल होने चाहिए इन्वेंटरी से, अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है तो वो वाले कंट्रोल, अगर वो नहीं है तो नॉर्मल कंट्रोल जो है वो सही तरीके से होने चाहिए। ये मेरा क्या रहता है चेक, क्योंकि जितना आपके कंट्रोल अच्छे होंगे उतनी मेरी 330 में चेकिंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का अच्छा होना टेस्ट ऑफ डिटेल्स को कम कर देता है। यस और नो? यस सर। तो वही वाली बात करना चाह रहे, तो यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट कौन सा है सर? सिंपल है। क्वेश्चन क्या आएगा सर, जब भी अगर कोई डेट वगैरह चेंज करने की बात करेगा तो आप बोलोगे जो मैं प्रोसीजर लगाता हूं वो तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट वाला, साथ में मैं एडिशनल प्रोसीजर लगाऊंगा जिसके अंदर आता है एक्यूरेसी को चेक करना और सही तरीके से प्रॉपर्ली काउंटिंग करी है नहीं करी उसकी, उसमें एक्यूरेसी होना या नहीं होना, ये मैं चेक करके देता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है सर। क्वेश्चन आता है कि अब जो आपने रिकंसिलेशन वगैरह करी है वो तब तो कर लोगे जब आपने क्या करा है, मैनुअल रिकॉर्डिंग वगैरह है, आपके पास बिल वगैरह है। लेकिन अगर आपका सब कुछ क्या है, परपेचुअल इन्वेंटरी में है, अगर आपका चेक क्या है इन केस ऑफ द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, अगर बोलता बोलता है सर मैं सारा कुछ क्या करता हूँ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से करता हूँ, मेरे पास कोई रिकॉर्ड्स वगैरह नहीं है, सब मेरे सिस्टम में जो हुआ होगा जब हुआ होगा, तो मैं कहता हूँ अगर तेरे पास ऐसा है ना तो मेरे को देखना पड़ेगा तेरा जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है वो तेरा पार लगा रहा है या नहीं लगा रहा। क्या लगा रहा है? पार लगा रहा है या नहीं लगा रहा? पार कर देंगे। पार का मतलब क्या है सर? कि तेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रॉपरली एडजस्टेड होने चाहिए, पीए। पीए से कैसा प्रॉपरली डिसीजन, तेरे रिकॉर्ड्स की बात ही करूंगा मैं तो, तू रिकॉर्ड्स अब क्या नहीं कर रहा, मैनुअली हैंडल नहीं कर रहा, सिस्टम के थ्रू हैंडल कर रहा है, तो तेरा रिकॉर्ड्स क्या होने चाहिए, पार होने चाहिए भाई। पार का मतलब सर क्या होने चाहिए, प्रॉपरली एडजस्टेड होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए
और रीजंस उसके अंदर होने चाहिए किसके लिए, अगर कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है तो तेरे किससे पार होने चाहिए, पार होने चाहिए किसी भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस से। सिंपल याद रखेंगे सर। कैसे सर, अगर आप परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड करते हो तो उसके अंदर ऑडिटर को जो प्रोसीजर लगाना होता है एडिशनल वाला, जो उसे चेक करना होता है, वो क्या चेक करता है कि जो तेरे रिकॉर्ड्स हैं कौन से वाले परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वाले, वो क्या होने चाहिए, पार होने चाहिए किससे, कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस से। सर पार होने चाहिए फ्रॉम सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। सर पार का मतलब प्रॉपरली एडजस्टेड, आर का मतलब रिलायबल, और आर का मतलब तेरे रीजंस क्या है अगर तेरे को सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मिलते हैं तो, बिटवीन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फिजिकल काउंट एंड द PIR। तो कहीं ना कहीं सर सिंपल सी बात है सर। सिंपल मुझे याद रखना है क्या कि सर अगर आप परपेचुअल फॉर्म में करते हो तो मुझे उसको पार करना है फ्रॉम द सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस जो भी तेरे काउंट डेट के बीच में आए होंगे, जब मैंने फिजिकल इन्वेंटरी करी होगी और जब वो एक्चुअली में रिकॉर्ड हुए होंगे, उन दोनों के बीच के डिफरेंसेस के अंदर मैं क्या करके देख लेता हूँ। कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर मुझे मिला तो तेरे पास उसका जस्टिफाइड रीजन हो चाहिए। जस्टिफाइड रीजन क्या होता है सर, वो बोलता है सर आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस इसलिए मिला क्योंकि जब हमने सिस्टम के थ्रू बिल चढ़ाया था तो वो हमारी इन्वेंटरी चली तो गई है लेकिन अभी पहुंची नहीं है, तो वो ट्रांजिट में है और उस डेट से बीच में हमारी बैलेंस डेट निकल गई, जिसे कट ऑफ पीरियड बोलते हैं। तो इसी वजह से आपको इन्वेंटरी दिख तो रही है ज्यादा गई हुई है लेकिन पहुंची भी नजर नहीं आ रही क्योंकि अभी वो ट्रांजिट के अंदर है। तो अगर ऐसा कोई रीजन है जो आपके पास जेन्युइन हो जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा हो तो मैं मान जाऊंगा, तो मुझे वो रीजन आपको देने पड़ते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है। तो यही उसने बोला फिजिकल इन्वेंटरी जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है इसका डेफिनेशन, मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इन्वेंटरी दैट रिकॉर्ड्स द सेल और परचेज इमीडिएटली थ्रू द यूज ऑफ द कंप्यूटराइज पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। तो कहीं ना कहीं मैं कंप्यूटराइज के थ्रू जब सेल करता हूं, जैसे हम ई कॉमर्स वगैरह में करते हैं तो उनका क्या रहता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम वो लोग करते हैं, वहीं पे स्टॉक होता है उनका, जैसे बिल होता है बिल कट जाता है आपका सीधा का सीधा एट द पॉइंट ऑफ सेल ही। क्या क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, तो यहाँ पे हमारा पहला वाला जो जनवरी 26 में हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है आने की चांसेस, क्योंकि पहला सिनेरियो सबसे बेसिक है सबसे अच्छा है। कौन सा वाला कि सर फिजिकल इन्वेंटरी काउंट किसी और डेट पे करनी पड़ेगी जिस डेट पे सोची थी, तो क्या करेंगे, याद रखना यहाँ पे सबसे बड़ी की है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का लगाना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्लियर है सर। और जब लिख के आना होगा तो क्या लिख के आएंगे, ये वाला लिख के आएंगे किसके लिए, जो मैनुअल वाले रिकॉर्ड्स होते हैं, और ये आर वाला पार वाला लिख के आएंगे किसके लिए, जब परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम होता है। दोनों की बात करके आनी है जब आपने एडिशनल पूछेगा, सिर्फ एक की बात नहीं करके आनी है। ऊपर वाले मत लिखना रिकंसिलेशन वगैरह, उतना पे अंत एंड नहीं करना है, लिखना कि परपेचुअल इन्वेंटरी अगर सिस्टम होगा तो उसके केस में, या तो क्वेश्चन क्लियरली बताएगा, नहीं है तो बात अलग है। अगर उसने नहीं बताया सिंपल इन्वेंटरी लिखा तो वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपको दोनों आंसर लिखे आने हैं। एडिशनल प्रोसीजर पूरा यहाँ पे भी बनता है, ये भी एएपी है और ये भी एएपी है। क्या मेरी बात क्लियर है सर? आपकी बात हमें समझ आ गई है, आप दोनों लिखवाना चाहते हो हमसे? यस, मैं दोनों लिखवाना चाहता हूँ आपसे। क्या मेरी बात डन? डन सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे। सर दूसरा क्या है, सर दूसरा सिनेरियो है अटेंडेंस जो मुझे करनी है ना सर, वो इम्प्रैक्टिकेबल है, मैं जा ही नहीं सकता हूं, मैं लगा ही नहीं सकता अटेंडेंस। पहले वाले पे मैं जा सकता था लेकिन लेट हो गया, पहले वाले में तो मैं लेट हो गया था कि सर मैंने जाना था लेकिन मैं उस दिन नहीं कर पाऊंगा, किसी और दिन कर पाऊंगा। कोई बात नहीं, अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एडिशनल लगा के देख लेना भाई, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर, लगा लूंगा। अब आता है सर इम्प्रैक्टिकेबल, मेरे पास पॉसिबल ही नहीं है जाना। सर उसके रीजन क्या हो सकते हैं इम्प्रैक्टिकेबल होने के? नेचर ऑफ द इन्वेंट्री एक रीजन हो सकता है कि भाई इन्वेंट्री की नेचर ही ऐसी है कि मैं चाह के भी वहां पे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सकता हूं उसको, कोई गैस वगैरह वाली चीज है या कोई ऐसी चीज है जहां पे मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, कुछ केमिकल से रिलेटेड है कि भाई मैं क्या करूं सर, वो मैं उसकी नेचर ही ऐसी है कि मैं उसको क्या नहीं कर सकता, रिकॉर्ड्स वगैरह से देख सकता हूं, आई कैन नॉट गो एंड अटेंड दैट इन्वेंट्री काउंट। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल सर, हो सकता है। दूसरा आता है लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री। अब लोकेशन के अंदर क्या होता है कि कहीं ऐसी लोकेशन पे इन्वेंट्री पड़ी है जो थ्रेट है किसकी, ऑडिटर की सेफ्टी, ऑडिटर की सेफ्टी पे कहीं ना कहीं थ्रेट है सर। ऐसे इन्वेंट्री मान लो कोई माइन है, वो माइन पोखरान के अंदर लोकेटेड है, आपको उसका ऑडिट मिलता है, आप जा तो सकते हो लेकिन पोखरान वगैरह की अगर बात करें उस जगह को सोचे तो कहीं ना कहीं क्या उसके अंदर थ्रेट इन्वॉल्व होता है? बिल्कुल होता है सर। वो कहीं ना कहीं हाईली हमारे लिए कौन सा एरिया, रिस्की एरियाज में से आता है जहां पे सर बहुत ज्यादा बॉर्डर वगैरह लगता है, तो कहीं ना कहीं ऑर्डर बोलते हैं सर ये रिस्की है जाना, विच डजंट सीम सुटेबल। ठीक है ना, तो बेटर है कि मैं उसको किसी और तरीके से करके देख लूं, ये भी ठीक है। और जनरल इनकन्वीनियंस का बहाना देता है। जनरल इनकन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, वो कहता है सर बस मैं जा ही नहीं सकता सर, वैसे ही सर मतलब कोई रीजन नहीं है सर, बस मन नहीं है, ऐसा ऑर्डर बोले मूड नहीं है, ऐसा चलेगा नहीं चलेगा। तो सर जनरल इनकन्वीनियंस बोलेगा सर दूर पड़ रहा है, तो मतलब इसके अंदर कौन से तीन फैक्टर आ जाते हैं, वो तीन फैक्टर आ जाते हैं तो 200 से लेके आते हैं, कौन से वाले, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर कोई आप ऐसा बहाना देते हो कि ये डिफिकल्ट हो रहा है मेरे लिए जाना, टाइम ज्यादा लग जाएगा, कॉस्ट सर मेरा बहुत ज्यादा पेट्रोल लग जाएगा सर, अगर आप ऐसे बहाने देते हो तो नहीं चलेंगे। तो जनरल इनकन्वीनियंस किससे लिंक्ड है सर? हमारा जनरल इनकन्वीनियंस लिंक होता है ऐसे दोस्तों के अंदर जो हम किसकी बात करते हैं, कहीं ना कहीं याद है लिमिटेशन के अंदर हमने पढ़ा था कॉस्टली, ये सब वही वाली बात कर रहा है कि डिफिकल्टी है, टाइम ज्यादा लग रहा है, या फिर क्या है, कॉस्ट इन्वॉल्व है। अगर आप ऐसा कुछ बहाना बोलते हो तो ये वाले बहाने क्या नहीं होते, अलाउड नहीं होते। आपको जाके क्या करना पड़ेगा, ये ऑडिट लेने से पहले, कॉन्टिन्यू से पहले सोचना चाहिए था कि आपका मन नहीं करेगा बाद में, आपने पहले अटेंडेंस करे क्यों, आपने क्यों एग्रीमेंट एंगेजमेंट लेटर में एंगेज हुए जब आपको ये सब करना था। तो क्लियर है या नहीं है? यस सर, समझ आ रही है बात, बहुत बढ़िया। तो सर अगर जनरल इनकन्वीनियंस की बात करेगा तो क्या बात आती है कि अगर आप डिफिकल्ट बोलो उसको, या फिर आप टाइम इन्वॉल्व बोलो कि ज्यादा टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है, ये सारी चीजों में आप क्या नहीं कर सकते, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट को अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो ऑडिटर उसके बाद भी सोचो सामने से हमारा क्या पूछता है,
हम लोग अच्छे इतने हैं ना, एक तो हम कहते हैं ऑडिटर ठीक है, अगर तू ऐसा कहना भी चाह रहा है ना कि प्रॉब्लम है सर थोड़ी सी नहीं जाया जाएगा, तो मुझे ये बता दे क्या तेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर अवेलेबल है। अब सुन लो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया सर, यहाँ पे एडिशनल क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं उस टाइम पे तो जो मैंने करना था उसके एडिशनल को चेक करना पड़ा। यहाँ पे तो मैंने जो करना था मैं वही नहीं कर रहा हूं, तो मैं कुछ और करना पड़ेगा। जब कुछ और की बात आती है तो क्या बन जाता है वो, एडिशनल नहीं बनता, ऑल्टरनेटिव बन जाता है। तभी मैंने तुम्हें बोला ना, ये 3 सिनेरियोस तुम्हें बहुत क्लियरिटी दे देंगे। सर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मेरे को जो करने के लिए प्रोसीजर लगाने के लिए जाना था, मैं वो प्रोसीजर लगाने के लिए जा ही नहीं रहा हूं, तो उसने वो ऑडिटर क्या बोलता है, ऐसे मुझे बोलता है देख ऑडिटर तेरे को नहीं जाना, मैं समझ गया, पर मुझे फिर तेरे से आंसर चाहिए, क्या तेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर, जो बढ़िया प्रोसीजर होना चाहिए, जो ये बोल दे कि हाँ तेरे पास सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बना देगा, कोरोबोरेटिव हो, बढ़िया हो तो मानियो। अगर तेरे पास कुछ ऐसा है जो बेटर ऑल्टरनेटिव है तो बता। और बेटर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, मतलब जो ऑडिट एविडेंस तेरे को जाके मिलता तो मुझे ये प्रूव कर दे कि सर जो मेरे पास अभी जैसे मैं चेक करूंगा, जो मैं अब प्रोसीजर लगाऊंगा क्योंकि मैं जा तो रहा नहीं हूं, तो भी मेरे पास एविडेंस होगा, वो भी बहुत बढ़िया होगा, वो भी बहुत सपोर्टिव होगा, वो भी मेरे लिए सफिशिएंट एप्रोप्रिएट बन जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ऑफ द डे क्या चाहिए रिपोर्ट देने के लिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। तो माय पॉइंट इज, अगर आप लोगों के पास जाना आप नहीं चाहते हो, जनरल इनकन्वीनियंस का रीजन देते हो, वो अलाउड तो नहीं होता, हो सकता है अगर आपके पास कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर अवेलेबल है, या फिर आपके पास कोई बेटर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो हर जगह पे ना भी नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से हाँ भी नहीं है सर, समझ गए सर आपकी बात। अब आती है सर कहानी क्या, कि ऑडिटर कहता है क्या, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर बता दो सर, फिर क्या ऑडिटर फॉलो करेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है, अब भाई वो कह रहा है सर थ्रेट है। अब देखो अगर थ्रेट वगैरह है तो बंदा कहता है, फिर भी क्वेश्चन क्या पूछता है ऐसे, वो कहता है देखो ऐसे मैं समझ गया तेरी उस पर थ्रेट है और ये जेन्युइन रीजन है, पर फिर भी तू ऑल्टरनेटिवली क्या क्या लेगा, क्या एविडेंस लेगा। तो मैं कहता हूँ बिल्कुल सर, मैं आपको बता देता हूँ मैं ऑल्टरनेटिवली क्या क्या परफॉर्म कर सकता हूँ, जा नहीं सकता हूँ लेकिन बाकी सब करने के लिए तैयार हूँ। बाकी सबका मतलब क्या, मतलब ऑल्टरनेटिव कुछ करने के लिए तैयार हूँ। क्या सर, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स कर लूंगा सर, मैं पूरी इन्वेंट्री का सर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्ट कर लूंगा, कोई भी सब्सिक्वेंट सेल हुई होगी वो देख लूंगा, ठीक है ना। आइटम्स एक्वायर्ड, कुछ भी आइटम्स उन्होंने ली हैं पहले मेरे प्रायर प्रायर टू द फिजिकल इन्वेंटरी काउंट, मतलब सिंपल सी बात है, जब आपने जाना था आप नहीं जा पाए, तो फिर आप क्या करते हो, आप कहते हो भाई ऐसा कर मुझे इंस्पेक्शन करा दे पूरी इन्वेंट्री की। जब भी मेरे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट मैंने करना था, उससे पहले जो भी तूने क्या करा है, सेल करा है, परचेज करा है, जो भी तेरे पास आया, जो भी तेरे पास से गया, वो सारा कुछ दिखा दे। कहीं ना कहीं मैं रिकंसिलेशन जैसा कुछ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, करता वही हूँ, मेरे पास अब क्या होगा, तो यही करने का काम है मेरा। और प्रोवाइड कर मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द एग्जिस्टेंस एंड द कंडीशन ऑफ द इन्वेंट्री। क्या मेरे को किसके लिए एविडेंस ले रहा हूं मैं पूरी कहानी में, इन्वेंट्री की एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन सही है या नहीं है, इसी के लिए चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करके ये दिखाना है कि इन्वेंट्री सही एग्जिस्टेंस में है, उसकी कंडीशन बढ़िया है। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ना जाओ। जेन्युइन रीजन है चाहे जेन्युइन रीजन नहीं है, लेकिन ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के ये देना पड़ेगा। बेटर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर होना चाहिए और बेटर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस होना चाहिए, ये बात मेरी याद रखना। तो सर क्या कर सकता हूँ, इंस्पेक्शन कर सकता हूँ डॉक्यूमेंट्स की, और देख लूंगा कोई भी सब्सिक्वेंट सेल हुई है या उससे पहले कोई भी परचेज वगैरह भी कुछ एक्वायर करा है। जब भी मैंने फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करना था उससे पहले मेरी कोई भी प्रायर आई है, तो मैं उसके बाद में क्या कर लेता हूँ, उसको एक बारी के लिए उन इंस्पेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स करके चेक कर लेता हूँ, और उसके बेसिस पे मुझे आइडिया लग जाएगा कि इन्वेंट्री कितनी बदली कितनी नहीं बदली, तो उसकी एग्जिस्टेंस का आइडिया लग जाएगा। ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, कंपैरिजन कर सकता हूँ प्रीवियस ईयर से। सर मैं प्रीवियस ईयर से क्या कर सकता हूँ, जो प्रीवियस ईयर का डेटा था उसके अकॉर्डिंगली अभी मैं कंपेयर कर लूंगा कि इन्वेंट्री के अंदर कोई बहुत ज्यादा बड़ा चेंज तो नहीं आया। मैं कंपैरिजन, तो जब भी कंपैरिजन की बात आती है क्या लगता है, एनालिटिकल प्रोसेस, तो मैं कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहा हूँ ये देखने का कि पिछले साल से इस साल में कुछ ज्यादा तो नहीं बदला, जितनी सेल बढ़ी क्या उसके अकॉर्डिंगली इन्वेंट्री वगैरह में चेंज आया ना, कोई बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं आया। तो दूसरा प्रोसीजर क्या हो गया, कंपैरिजन करना। तीसरा, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, जब इंटरनल ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिट किया होगा उसने भी तो इन्वेंट्री के ऊपर लिखा होगा कितनी इन्वेंट्री है क्या है, चेक करी होगी उसकी एग्जिस्टेंस उसकी कंडीशन, तो उसकी रिपोर्ट से भी क्या ले सकता हूँ, रेफरेंस ले सकता हूँ, और वो भी अपने पास क्या लगा सकता हूँ, एज एन ऑडिट एविडेंस लगा सकता हूँ। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है। तीन ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर परफॉर्म कर सकता है जब वो क्या करता है, फिजिकल इन्वेंटरी काउंट पे उसका जाना क्या हो जाता है, इम्प्रैक्टिकेबल हो जाता है। सर कौन कौन सा, सर जैसी अल्टरनेटिव की बात है कि पहले आप इंस्पेक्शन करोगे, 500 ने बोला इंस्पेक्शन तो आप कर ही सकते हो इन्वेंट्री की, तो इंस्पेक्शन कर लेंगे सर। ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिजिकल इन्वेंट्री काउंट पे जा नहीं सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, फिर मेरे पास क्या आता है, रिकैलकुलेशन भी नहीं करनी मुझे, रीपरफॉर्मेंस भी नहीं करनी, एनालिटिकल प्रोसीजर। तो सर फिर एनालिटिकल प्रोसीजर करके देख लूंगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकता हूं, नहीं सर कोई तो एंटिटी उसकी किसी बाहर से कैसे लूंगा इन्वेंट्री के लिए। तो सिंपल प्रोसीजर में से दो प्रोसीजर कौन से लगते हैं 500 वाले में से, इंस्पेक्शन और एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर को यहाँ पे कैसे लिखा, कंपैरिजन करना पिछले साल से। और तीसरा वाला पॉइंट क्या है मेरा, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को ले लूंगा। बट अगर क्वेश्चन आता है सर कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर का क्या नहीं है, हो नहीं सकते सर, कुछ है ही नहीं ऑल्टरनेटिवली करने को, कैन बी परफॉर्म एंड ऑडिट एविडेंस विल बी लेस देन द प्रोसीजर, या फिर मैं कर तो सकता हूं लेकिन इंस्पेक्शन वगैरह से सर मैं बेटर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस नहीं ला पाऊंगा, मतलब ले आऊंगा बट वो उतना नहीं होगा कि मेरे लिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट बन जाए। अगर ऐसा वाला सिनेरियो है तो क्या लिखा है, कैन नॉट अवॉइड फिजिकल वेरिफिकेशन, देन आप क्या नहीं कर सकते, आप अवॉइड नहीं कर सकते फिजिकल वेरिफिकेशन को, आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है। बट सर बट यस, कभी कभी दो बट भी आ जाते हैं, बट
व्हेन इट इज एक्चुअली इम्प्रैक्टिकेबल, दैट इज द नेचर ऑफ द इन्वेंटरी। अब आता है अगर एक्चुअली में इम्प्रैक्टिकेबल है, नेचर ऑफ द इन्वेंटरी ऐसी है, थ्रेट हो रहा है मेरे ऊपर, एंड ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर डज नॉट गिव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट, और ऑल्टरनेटिव करने के बावजूद भी मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट मिल नहीं रहे हैं, देन आप एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ द इन्वेंटरी के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, देखो जेन्युइन रीजन करा और जेन्युइन रीजन के बाद ऑल्टरनेटिव लगाए और एक्चुअली उससे भी कुछ नहीं निकल के आया, तो जो ये ऊपर वाली बातें हैं ये कब काम आ जाएंगी, जनरल इनकन्वीनियंस के केस में आप इन सबको ले लो, और अगर ये बन गई तो बहुत बढ़िया, ये डिफिकल्टी टाइम कॉस्ट के अंदर आपने सब चेक कर लिया। लेकिन अगर आपके पास नेचर ऑफ द इन्वेंटरी या थ्रेड जो जेन्युइन रीजन थे, इन जेन्युइन रीजन में आपने चेक भी करा ऑल्टरनेटिवली, लेकिन ऑल्टरनेटिवली आप बोल नहीं पा रहे हो कि सर मेरे को ना उसी कंडीशन और एक्जिस्टेंस पे ना, देखो एक्जिस्टेंस तो फिर भी इंस्पेक्शन से मिल रही है, बट कंडीशन का कैसे पता चल रहा है सर, कंडीशन का नहीं पता चल रहा, वीडियो कॉल वगैरह पे भी मैं कहीं क्या नहीं देख पा रहा, सही तरीके से देख नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बोला गया ठीक है, अगर आपने ऑल्टरनेटिवली लगाए और जाने का भी ना जाने का रीजन भी जेन्युइन था, तो उस केस में सिंपल है, आप 705 में जाएंगे और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दीजिए कि भाई मैं सिंपल, मेरे हाथ खड़े कि मैं क्या नहीं कर सकता हूं, मैं इसको चेक ही नहीं कर पा रहा हूं, मैंने पूरी तरीके से अपनी तरीके से ट्राई कर ली, बट आई एम अनएबल टू फाइंड एनी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। तो इस वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ द स्कोप ऑफ द लिमिटेशन है, स्कोप ऑफ द लिमिटेशन क्या है, मेरा जाना वहां पे क्या नहीं हो पा रहा है, पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या फिर इन्वेंटरी की नेचर ऐसी है जिसके लिए मेरे को, जो उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड दिए हैं वहां से मेरे को क्या नहीं मिल रहा है, वहां से मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है, इस चक्कर में मैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा हूं, मैं इसमें कोई ओपिनियन नहीं दूंगा। जेन्युइन रीजन हो, ऑल्टरनेटिवली ढूंढा गया हो और कुछ ना मिला हो, तभी आप डिस्क्लेमर देते हो। जेन्युइन रीजन हो और अल्टरनेटिव ढूंढा गया हो और सही मिल गया हो, तो जो एक्चुअल आपको मिलेगा, आपको क्वालिफाइड देना है, अनमॉडिफाइड देना है, वो दोगे। और तीसरा वाला केस क्या है कि अगर आप एक्चुअली में कुछ ऐसे बहाने मार रहे हो, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, अगर ऑल्टरनेटिव से काम नहीं बना तो जाके करो, ठीक है ना, वहां पे आप 500-700 में रिपोर्ट नहीं दे सकते हो, सीधा जाके करो, कैन नॉट अवॉइड फिजिकल इन्वेंटरी काउंट। अगर आपके बहाने कौन से हैं, ये जनरल इनकन्वीनियंसेस वाले। क्या मेरी बात क्लियर होगी सर? क्लियर होगी, चलो जी। उसके बाद ये कटा हुआ है क्योंकि ये रिपीट हो गया था, ठीक है। और उसके बाद आता है सर सिनेरियो नंबर 3, बहुत छोटा सा सिनेरियो है, लेस इंपॉर्टेंट है, पहले दो ही इंपॉर्टेंट थे मेन वाले, ये हमें ये बस पढ़ लेते हैं फिर भी। सर क्या, इन्वेंट्री अंडर द कस्टडी एंड कंट्रोल ऑफ द थर्ड पार्टी। सर जो इन्वेंट्री मेरी है ना, वो है तो है, लेकिन वो किसी और पार्टी के पास पड़ी होती है। कभी कभी आपकी इन्वेंट्री किसी वेयर हाउस में आप स्टोर करके रखते हो, अपने पास नहीं रखते हो, तो या फिर आपने किसी और की पोजीशन में रख रखी है, अपनी एसोसिएट की, अपनी सब्सिडरी के, या किसी और रिलेटेड पार्टी के पास आपकी इन्वेंट्री पड़ी है, उस वाले केस में ऑर्डर क्या करे। अब ऑर्डर को फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना है, वो तो पहुंच गया आपके, आप बैठे, उन्होंने कहा आपका वेयर हाउस तो खाली पड़ा है जी। उसने कहा सर हाँ सर, वो आपको बताया था ना कि हमारी इन्वेंटरी हमारे पास तो होती नहीं है, हमारी इन्वेंटरी तो हमारा जो वेयर हाउस है वहां स्टोर करके रखते हैं, या फिर हमारी एंट्री तो हमारी रिलेटेड पार्टी के पास पड़ी होती है, वहीं से डिलीवर होती है, हम तो रखते नहीं अपने पास इन्वेंटरी, हमारे पास जगह ही नहीं है। कुछ भी रीजन हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ऑर्डर कहता है भाई फिर मुझे तो करना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, मुझे तो करना है ना, पर ऑडिट मुझे तो फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करना है। तो फिर कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी रिगार्डिंग द क्वांटिटी कंडीशन, तो पहला नंबर पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 बना इसलिए था, इस वाले कंडीशन के लिए बना था। याद है ऊपर वाले प्रोसीजर में देखा जाए तो इंस्पेक्शन भी कवर कर लिया, ऑब्जर्वेशन हमने टॉप पे कवर कर लिया था, इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन वहां आ गया था जब हम फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर लेते। ऊपर वाले में क्या लग गया, हमारे एनालिटिकल प्रोसीजर भी लग गया, इंस्पेक्शन वहां भी लग गया, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सारे प्रोसीजर यहाँ लग रहे हैं, पर हमें क्या लगा रहे हैं, पर्टिकुलर लगा रहे हैं। यस और नो? यस सर। तो सर क्या आया, कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी का मतलब क्या है सर, जब हम कंफर्मेशन करनी है हमने थर्ड पार्टी से रिगार्डिंग द क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी और उसकी कंडीशन की बात करनी है, मतलब एक्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन की बात करनी है, तो आप सबसे पहले क्या चूज करते हो, ऐसे 505 आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांग लोगे। उसके बाद आप सर क्या कहानी आती है, अब बात आती है कि तीसरे नंबर की, सर एडिशनल इसमें क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, एडिशनल क्यों करूंगा जब मुझे पहले ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वहां पे इन्वेंटरी नहीं पड़ी। ऑल्टरनेटिवली मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें, ऑल्टरनेटिवली तो सर वैसे मैं इसके अंदर कर सकता हूँ, सोचा जाए तो कि ऑल्टरनेटिवली कुछ करने की ट्राई करूंगा, लेकिन ऑल्टरनेटिवली मैं तब करता जब मैंने जो एक्चुअल में करना था वो क्या हो नहीं सकता था, लेकिन यहाँ पे तो हो सकता है। हो सकता है नहीं सकता, बिल्कुल हो तो सकते हैं, उसके उसी लोकेशन पे जाकर अगर मैं इन्वेंटर चेक करूँ, उस वेयर हाउस में पहुंच जाऊं, तो क्या मैं कर नहीं सकता हूँ? कर सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपको करना वही है, आप वो कर नहीं पा रहे, उसके पीछे जेन्युइन रीजन भी नहीं है, तो क्या बोला गया कि अदर ऑडिट प्रोसीजर, कोई और ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीजर लगाना, यहाँ पे अदर, कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर लगा के देख ले भाई, अगर तू क्या नहीं कर सकता, अगर तू इस तरीके से नहीं कर पा रहा जिस तरीके से तेरे को करना था, जब अपने तरीके में चेंज करते हो तो उसका क्या नाम दिया, अदर ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे नाम दिया। क्या मेरी बात क्लियर हुई सर? बिल्कुल। ऑल्टरनेटिव क्या था कि बोला गया ये वाला तूने काम करना है, इसको कोई ऑल्टरनेटिव तरीका निकाल के दे क्या, जिससे तू काम कर लेगा और इसी वाले एविडेंस को प्रूव कर देगा। यहाँ पे भाई कोई भी प्रोसीजर लगा ले इसके अलावा जो तेरे को लगता है जिससे तेरे को क्या मिल जाए, ऑडिट एविडेंस मिल जाए बस। तो और परफॉर्म इंस्पेक्शन, अदरवाइज लास्ट में तो क्या ही होता है, आप इंस्पेक्शन कर लोगे। इंस्पेक्शन तो इसका बेसिक है, इन्वेंटरी को चेक करने का तरीका इंस्पेक्शन है, हर तीनों केसेस में लगा ही लगा। यस और नो? यस सर। अदरवाइज क्या कर लो, इंस्पेक्शन परफॉर्म कर लो। तो सिंपल है, थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले लो, कोई अदर ऑडिट प्रोसीजर हो सकते तो लगा लो, या फिर इंस्पेक्शन कर लो, ठीक है सर। अदर ऑडिट प्रोसीजर कब लगाएंगे, इन केस वेयर द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड दैट रेज डाउट अबाउट द इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। सर मैं यहां से शुरू हुआ था, क्या मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन मांगी, जहां से मुझे जवाब भी मिल गया कि हाँ हाँ सर पड़ी है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है, एग्जिस्टेंस ठीक है, कंडीशन लाजवाब है, ऐसा बोला गया मुझे। लेकिन एक्चुअली में ना मुझे पता था ये इनके रिलेटेड पार्टी के पास पड़ी है।
जब उनकी रिलेटेड पार्टी के पास पड़ी होगी वो तो बोलेगी सब कुछ सही। अगर उनकी रिलेटेड पार्टी के पास पड़ी है तो दिक्कत क्या आ जाएगी, मेरे को उनकी इंटीग्रिटी पे नहीं होएगा विश्वास। तो जब भी आपको डाउट आता है किसकी उसकी इंटीग्रिटी और ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर, जिसके पास में आपकी पोजेशन में इन्वेंट्री पड़ी होती है, तो आप यूजुअली क्या नहीं करते, 100% इस प्रोसीजर को अच्छा नहीं मान सकते। याद है मैंने एक चीज तुम्हें 505 के अंदर पढ़ाई थी सर, क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या हम लोग कर चुके हैं? यस सर। नहीं सर। बोलो। नहीं सर, इसके बात करेंगे। जब एक्सटर्नल कंफर्मेशन आएगा ना तो वो तुमसे पूछेगा कि एक्सटर्नल, मतलब हमें याद है तुम्हें मैंने रिलायबिलिटी के टाइम पे तुम्हें 500 के अंदर जरूर एक पॉइंट पढ़ा था कि रिलायबिलिटी में बोला गया था कि थर्ड पार्टी से अगर कोई एविडेंस मिलता है वो रिलायबल तो होता है, अनलेस, याद है एक पॉइंट, बिल्कुल सर हमें याद आ गया, 500 के अंदर आपने पढ़ाया था कि जब थर्ड पार्टी से मिलता है, इनडायरेक्ट में मिलता है, तो होता तो वो सबसे ज्यादा रिलायबल है, लेकिन वो नहीं हो पाएगा अगर आपको उस थर्ड पार्टी की इंटेंशन के ऊपर क्या नहीं है, क्या नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। यही वाला केस यहाँ पे आ रहा है। जब आपको उसकी इंटरनल पर, जिसके पास वो पोजीशन में पड़ी, उसकी इंटीग्रिटी पे, उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे डाउट है, तो आप क्या करते हो कि भाई मैं कुछ और प्रोसीजर लगा के देख लूंगा, ये वाले प्रोसीजर तो मुझे पता है ये काम नहीं आएगा। अब सर वो वाली बात आती है कि कौन कौन से ओएपीज हो सकते हैं, एग्जाम्पल बता दो आप क्या क्या कर सकते हो। देखो उस केस में एग्जाम्पल में सबसे बड़ा तरीका, तो सबसे अच्छा तरीका और सबसे सेफ तरीका क्या होगा, ये वाला, अटेंड कर ले भाई जाके। तू जा उस वेयर हाउस में, जहां पे भी वेयर हाउस है उस सिटी में कहीं और है, जा और वहां जाके देखा। ये तो कर ही सकता है ऑडिटर, बिल्कुल कर सकता है। तू नहीं कर सकता ना, तो ऐसा कर, तेरे पास एक स्टैंडर्ड का और सहारा है, कौन सा वाला, अनदर ऑडिटर की हेल्प ले ले। अदर ऑडिटर को बुला ले भाई, यूज ऑफ द अनदर ऑडिटर, हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, तो अरेंज कर ले कोई अनदर ऑडिटर टू अटेंड द फिजिकल की, उसे बोल दे कि भाई मेरी जगह पे ना तू जाके इसकी फिजिकल इन्वेंटरी काउंट कर ले, बस ये प्रोसीजर तू परफॉर्म कर दे, एटलीस्ट तू भी ऑडिटर है, मुझे पता होगा तू सही तरीके से कर रहा है। किसी और ऑडिटर की हेल्प ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, या तो तुम चले जाओ या किसी की हेल्प लेके फिजिकल इन्वेंटरी काउंट करा लो, मतलब वहां जाके वही करो जो करना था, पहला ऑप्शन है। दूसरा, अगर वो नहीं हो सकता तो ऑब्टेन कर ले अनदर ऑडिटर की रिपोर्ट। अरे भाई जहां पे वो वेयर हाउस है जिसके पास वो सारी इन्वेंटरीज वगैरह रखते हो, या जो वो रिलेटेड पार्टी जिसके पास वो पड़ी है, उसका भी तो अपना कोई ऑडिट होता होगा, बिल्कुल होता होगा। उसके ऑडिट में तुम्हारी बुक्स में तुम्हारी इन्वेंटरी शो हो रही होगी या नहीं हो रही, बिल्कुल, तो उसके ऑडिटर ने तुम्हारी इन्वेंटरी पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, बिल्कुल लिखा होगा, तो उस ऑडिटर की रिपोर्ट मंगवा ले। उस ऑडिटर ने तुम्हारी इन्वेंटरी के अंदर क्या लिखा है, कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी एग्जिस्टेंस की, उसके ऑडिटर की भी तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो मेरी है, यस। तो जब उसने चेक करी होगी तो उसने उसकी एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करी होगी, नहीं करी होगी, बिल्कुल करी होगी, तो उसकी रिपोर्ट से मुझे क्या मिल जाएंगे, मेरे आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप सर्विस ऑडिटर जिसे बोल सकते हैं, कोई और कंपनी का ऑडिटर जो वहां सर्विस देता है, तो उस ऑडिटर से क्या ले सकते हो आप, उनकी ऑडिट रिपोर्ट ले लो, और उसके बेसिस पे आप चेक कर लो कि वहां पे उसने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के बारे में क्या बोला, कि इन्वेंट्री को वो कितने अच्छे तरीके से, उनका सिस्टम कितना अच्छा है, और काउंटिंग एंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स वगैरह कंपनी ने लगा रखे हैं, नहीं लगा रखे उसकी कंपनी ने, तो मुझे भरोसा हो जाएगा। अगर कंट्रोल्स वगैरह अच्छे हैं उस कंपनी में, सारे सेफगार्ड्स लगे हुए हैं, तो मेरी इन्वेंट्री भी सही तरीके से पड़ी होगी, एग्जिस्टेंस भी होगी, उसकी कंडीशन भी सही होगी, यस और नो, यस सर। तो मतलब पहले नंबर पे खुद चला जाऊं या किसी और को भेज दूं, ये दोनों नहीं हो सकते, तो उस कंपनी के ऑडिटर से उसकी ऑडिट रिपोर्ट मंगा लूं और उसको चेक कर लूं। दो, तीसरा क्या है भाई, कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं जा सकता, रिपोर्ट भी नहीं मिलेगी, तो आप इंस्पेक्ट कर लो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, सिर्फ इंस्पेक्ट कर लो डॉक्यूमेंट, बताओ भाई किसको दिया था, दिखाओ, उसको भेजने का रिकॉर्ड दिखा दे, उसके पास पहुंचने का रिकॉर्ड दिखा दे, कब गया था रिकॉर्ड दिखा दे, जो बेसिक रिकॉर्ड देख सकता हूँ। तभी यहाँ पे क्या बोला गया, परफॉर्म इंस्पेक्शन, लास्ट वाला पॉइंट ये जो बोला गया, यही बोला गया। और क्या लास्ट में क्या है, रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन फ्रॉम अदर पार्टीज, और लास्ट में क्या कर सकते हो कि भाई उनसे कंफर्मेशन भी दिला दे मुझे, चाहे वो तेरी, मुझे पता मेरे को इंटीग्रिटी में डाउट तो है उनकी, लेकिन फिर भी मुझे कंफर्मेशन दिला दे रिटन फॉर्म में कि हाँ उनके पास इन्वेंट्री पड़ी है, एग्जिस्टेंस बढ़िया है, कंडीशन बढ़िया है, वो रख लूंगा मैं अपने पास। तो ये वाले कौन से हैं जो मैं मन से नहीं करना चाहता, ये वाले मन से नहीं करना चाहता, ये वाले मन से करना चाहता हूं। ठीक है, कर नहीं पाता हूं तो बिना मन की चीजें करनी पड़ती है। क्या क्लियर है, ये सारे हो गए मेरे आधार पर। तो मैंने ऑल्टरनेट, जब हम पहले लगाएंगे क्या एडिशनल वाले, उसमें नॉर्मल रिकॉर्ड, मैनुअल वाले, प्रोफेशनल इन्वेंटरी सिस्टम वाला पूरा आएगा। फिर मैंने सेकंड में बात करी किसकी, ऑल्टरनेटिव की। ऑल्टरनेटिव में कौन कौन से करोगे आप, इंस्पेक्शन करोगे, कंपेरिजन करोगे, सॉरी आ गया हमारा, यहाँ पे कर रहा था, इंस्पेक्शन करोगे, कंपैरिजन करोगे, और इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट, ये तीन यहाँ पे आ गए हमारे। कौन से वाले सर, हमारे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, और इसके अंदर मेरे क्या आ गए, अदर ऑडिट प्रोसीजर, ये चार आ गए। क्या इतना क्लियर है तुम लोगों को? सर बिल्कुल क्लियर है, हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या खत्म हो जाता है, यहाँ पे हमारा इन्वेंट्री हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। इन्वेंट्री का एक अपना प्रोसीजर है जिसके दो हैं, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट और ऑडिट करना रिकॉर्ड्स। तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंट कैसे किया जाता है उसका अपना एक प्रोसीजर है, ये हो गए दो वहां पे। उसके नीचे आते हैं, फिर आते हैं हमारे पास तीन सिनेरियोज। जब हमारे पास तीन सिनेरियोज आते हैं, 1 2 3 अलग डेट में कर पाता हूँ, कर ही नहीं पाता हूँ, इम्प्रैक्टिकेबल है, या किसी और के पास मेरी इन्वेंट्री पड़ी है। और एक क्वेश्चन आ जाता है कौन कौन से मैटर्स होते हैं जिस केस के अंदर अपना ऑडिटर जो प्रोसीजर परफॉर्म वगैरह करता है उसके बेसिस वो कैसे उसकी प्लानिंग वगैरह इफेक्ट हो सकती है। एक क्वेश्चन और आता है जो आया कम है लेकिन आपको, लेकिन वो दिन दूर नहीं जिस दिन ये क्वेश्चन आ जाएगा। ये फाइनल में आता था, और फाइनल की सारी चीजें आपको इंटर में लगी जो बेसिक थी, तो ये बेसिक में आता है। सर क्या, सर जो आपने वो बोला ना मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर, कौन सा वाला सर, ये वाला जो आपने ये बोला ना सर, ये वाला पॉइंट यहाँ पे ये बोला मैंने, यस सर। इवेल्युएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर कंट्रोल, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं। सर इसके अंदर ना कौन कौन से मैटर्स आते हैं, वो जो हम कैसे चेक करेंगे कि भाई जो तुमने ये जो इंस्ट्रक्शन वगैरह बना रखी है उसको मैं देखूंगा, उसके अंदर कौन कौन से मैटर्स है जिसके बारे में ऑडिटर को देख के लगेगा हाँ यार
इन्होंने सारा एरिया कवर, क्योंकि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है, आपने जो प्रोसीजर बना रखा है, जो मैनुअल आपने बनाई है, उसके अंदर ही अगर कुछ मिसिंग हुआ तो वो करने वाला बंदा कैसे करेगा? तो आपका प्रोसीजर मैनुअल इतना बढ़िया होना चाहिए कि उसके अंदर सारे एस्पेक्ट कवर हो। यस और नो? अब मान लो आपके मैनुअल में फिजिकल अपना परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे सामने वाले को पता कि मुझे परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम के केस में क्या करना है? इसका मतलब आपकी मैनुअल के केस में क्या सारा कुछ अवेलेबल है भी है या नहीं है? ये भी तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस। तो चलो, तो सर मैटर्स कौन कौन से रेलेवेंट है जब आप इवैल्यूएट करते हो मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर? सर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग करते हुए पहले नंबर पे मुझे देखना है तुम्हारे पास कंट्रोल एक्टिविटीज के बारे में। वो मैनुअल के अंदर लिखा होना चाहिए कि आप अपने कंट्रोल एक्टिविटीज आपकी कौन कौन सी है, जैसे कि काउंट वगैरह कैसे करते हो, रिकाउंट वगैरह कैसे करते हो, ऑथराइजेशन किसके पास है किसके पास नहीं है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर तरीके से है या नहीं है। आपकी याद है वो कंट्रोल एक्टिविटीज हमने 315 में पढ़ा था, वो सारे पॉइंट? यस सर, वही सारे पॉइंट मेरे को चेक करने हैं, आपके मैनुअल में होने चाहिए कि इन्वेंटरी के लिए आपने प्रॉपर कंट्रोल एक्टिविटीज है या नहीं आपके मैनुअल में। ठीक है सर। एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्टिविटीज के बारे में क्या मुझे आपका मैनुअल में लिखना चाहिए कि अप्लाई हो रही है और वो कौन कौन सी अप्लाई हो रही है। फिर मुझे एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए किसकी, कि आपकी इन्वेंटरी में आपने प्रॉपर तरीके से लिखा होना, कंप्लीशन डब्ल्यूआईपी हम कब मानेंगे कि जो कौन सी वाली इन्वेंटरी है वो कंप्लीशन में पड़ी है, जो स्लो मूविंग है, जो थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, जो एब्सोल्यूट हो चुकी है। इसकी बाइफर्केशन पता होना चाहिए कि एक इन्वेंटरी अगर वो 90 डेज से ऊपर पड़ी रह जाए तो उसको आप स्लो मूविंग में मूव कर दो। अगर एक इन्वेंटरी है जिसका ऐसा कुछ हो जाए तो आप उसको एब्सोल्यूट में डाल दो। ये सारा आपकी इंस्ट्रक्शंस मैनुअल में होना चाहिए ताकि सामने वाले को पढ़ के पता चले, अच्छा चाहिए 90 डेज हो गए, इसको कहां मूव करना है। ये मैं कहां चेक कर रहा हूं? आपके मैनुअल, आपकी इंस्ट्रक्शंस के अंदर ये सारी बातें मुझे ना दिखी ना तो मैं इस पे भरोसा नहीं करूंगा आपके इंस्ट्रक्शन पे, और मेरा वो जो पहला वाला पॉइंट था वो भी खराब हो जाएगा। फिर मैं उसे इवैल्यूएट करके मुझे पता चल जाएगा इनके काम में दंड नहीं है, मुझे और चेकिंग करनी पड़ेगी। यस और नो? यस सर, समझ आ रहा है। तो पहले नंबर पे आपकी कंट्रोल एक्टिविटीज इन्वेंटरी से रिलेटेड क्या है उन्हें चेक करता हूं। दूसरे नंबर पे देखता हूं कि क्या आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन बनाने की किस किस की, कौन सी इन्वेंटरी कैसी है, कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी वाली स्लो मूविंग है, कौन सी वाली फास्ट मूविंग है, कौन सी वाली एब्सोल्यूट हो सकती है, कौन सी डैमेज हो चुकी है, ये सारी बातें कौन सी थर्ड पार्टी के पास पड़ी है, इन सारों को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो। फिर क्या प्रोसीजर है आपका एस्टिमेट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज को, क्या फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है हमारे पास उसको एस्टिमेट कैसे करते हो? बंदा काउंट करता है या आपने किसी और कुछ काउंटिंग का पैरामीटर बना रखा है उसके बेसिस पे पता चल जाएगा। और लास्ट में कंट्रोल ओवर द मूवमेंट ऑफ द इन्वेंटरी, आपकी कंट्रोल कैसे मूवमेंट में, क्या कोई भी आके इन्वेंटरी को मूव कर सकता है किसी के भी ऑर्डर पे, या आपने बिफोर एंड आफ्टर द कट ऑफ डेट आपने कोई पैरामीटर लगा रखा कि भाई 31 से पहले पहले जो मूव हो गई होगी, इस डेट के बाद हमने मूव नहीं करनी है, ये नेक्स्ट ईयर में स्विच हो जाती है। अगर आपने गुड्स इन ट्रांजिट को दिखाना है तो क्या आपके पास उसका रिकॉर्ड है या नहीं है। ये सारी बातें मेरी कहां पे होनी चाहिए? मेरी इंस्ट्रक्शन में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे, इसी इंस्ट्रक्शन को मैं क्या बोल सकता हूँ, कहीं ना कहीं इंटरनल कंट्रोल का काम करती है। इसी से पता चल जाता है कि आपका इंटरनल कंट्रोल कितना अच्छा इन्वेंटरी को लेके या नहीं है। इसी वजह से मैं जो नीचे चेक करने वाला था, क्या उस वाली कंपनी के बंदे का क्या इंटरनल कंट्रोल याद है? ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसका भी मैनुअल चेक करवाना चाहता था उससे कि उसने उसका मैनुअल देखा है कि उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है, क्योंकि मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैं कहां से चेक करता हूं? यहां से चेक करता हूं। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं? यस सर। तो सर सिंपल है, क्या कंट्रोल एक्टिविटीज को देखना, उसके बाद सिंपल फिजिकल इन्वेंटरीज को कैसे एस्टिमेट करते हो, उसके बाद तीसरा क्या आ गया आपका इंटरनल कंट्रोल का सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब जो कंट्रोल है आपका कट ऑफ डेट से रिलेटेड, क्या पहले और बाद में साल से कैसे भेजते हो, कैसे रिकॉर्ड करते हो कि ये पहले साल का है बाद के साल का है, जो ट्रांजिट वाला उसको कैसे रिकॉर्ड करते हो, और क्या आप इन्वेंटरी की सही बाइफर्केशन करके रखते हो या नहीं करके रखते हो, मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी सही होनी चाहिए, स्लो मूविंग, फास्ट मूविंग, ऑब्सोलीट, डैमेज, थर्ड पार्टी वाली। क्या क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है 501 का कौन सा वाला पार्ट? इन्वेंटरी वाला पार्ट। जल्दी से आएंगे सर। अब आते हैं कहानी लिटिगेशन एंड क्लेम्स की। जैसी लिटिगेशन एंड क्लेम्स की कहानी आती है सर, अब मुझे लिटिगेशन एंड क्लेम्स में क्या चेक करना होता है? उसकी कंप्लीटनेस जानना है कि सारे के सारे बस मुझे पता चल रहे हैं, चाहे कंपनी का कुछ हो रहा हो, मेरे तो सबसे जरूरी है कि क्या मुझे सारे के सारे लिटिगेशन एंड क्लेम्स पता लग गए या नहीं लग गए, क्या मेरे पास है या नहीं है, लिस्ट होनी चाहिए बस मेरे पास पूरी। अब मेरे पास लिस्ट कहां से आएगी आपको बताना चाहिए। एक कंपनी के अंदर बैठा होता है लिटिगेशन क्लेम के लिए इंटरनल लीगल काउंसिल, एक कंपनी का होता है एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। इंटरनल लीगल काउंसिल में मतलब भरोसा तो जरूर करूंगा अगर मुझे मैनेजमेंट में बहुत भरोसा होगा, उनके इंटरनल कंट्रोल पे बहुत भरोसा होगा, लेकिन अगर कभी भी वो डगमगाया तो कहीं ना कहीं मेरे को मुझे श्योरिटी चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा श्योरिटी चाहिए कि मेरे पास लिस्ट आ गई। उसके लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ने वाली है सर? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल की जरूरत पड़ने वाली है। क्या तुम लोगों को मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर है। तो चलो, इसी की बात हमें यहाँ पे करनी है। लिटिगेशन एंड क्लेम में वो कहता है कि जब भी आप देखो कहां से शुरू कर रहे हैं, जब भी आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो एंटिटी के और उसके एनवायरनमेंट की, अरे सर हर चीज 315 से मुड़ के आती है बिल्कुल। जब भी यूजुअली ऑडिटर क्या करता है, देखो यार ये सारी बातें ना यूजुअली आप समझो, ये सारी बातें ना रैप के टाइम पे ही होती है। आप इंक्वायरी वगैरह से जानना चाहते होते हो इन्वेंटरी वगैरह के लिए सब कुछ सही है, किसी के पास तो नहीं पड़ी होती तुम्हारी इन्वेंटरी, और सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में भी आप कब जानते हो? 315 के दौरान जानते हो। उसके बाद रिलेटेड पार्टी से क्वेश्चन पे आप कब पूछते हो? 315 के दौरान। इंक्वायरी, इंक्वायरी इतनी बड़ी चीज है जिसमें आप सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में बात
कर लेते हो, वो सबसे पहले कहाँ यूज होती है? 315 में रैप के टाइम पे। यस और नो? यस सर। तो वही बता रहा है कि 315 में जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो एंटिटी की, उसके एनवायरमेंट की, ऑडिटर के केम अक्रॉस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स, वहां पे आप किसी इंफॉर्मेशन आती है आपके पास कि कुछ ना कुछ कंपनी के लिटिगेशन है, कंपनी के ऊपर कोई ना कोई मुकदमे चल रहे हैं, कंपनी के ऊपर कुछ केसेस वगैरह लगे हुए हैं, कंपनी कुछ केसेस लड़ रही है, कंपनी लास्ट ईयर कोई बड़ा लॉस ले चुकी है केसेस का, इस साल भी हो सकता है हो जाए, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ऑडिटर को अंदर डर आ जाता है कि भाई क्या करूं, मुझे इसकी जानना पड़ेगा, कोई केस मिस तो नहीं हो जाए, कोई बड़ी चीज तो नहीं है, मैं तो साइन कर दूं कंपनी बहुत सही है और अगले दिन ही कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा क्लेम आ जाए और कंपनी डूब जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यस सर। तो वो बातें के लिए ऑडिटर क्या चाहता है कि मुझे कंप्लीटनेस की बस श्योरिटी मिल जाए, वहां पे मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए, वो मिल जाए। तो ऑडिटर क्या करेगा? डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करेगा एक ऑडिट प्रोसीजर, जो वो क्या करेगा? आइडेंटिफाइड असेस कर पाए रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू लिटिगेशन एंड क्लेम्स, की भाई लिटिगेशन एंड क्लेम्स से रिलेटेड जितने भी रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है वो मेरे सामने आ जाए और मैं देख लूं कि क्या वो सारे के सारे ठीक है, कि कंपनी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली या होने वाली है, तो मुझे उसके बारे में पता चल जाए। तो ऑडिटर क्या करता है सर? ऑडिट प्रोसीजर क्या होता है लिटिगेशन एंड क्लेम में? स्पेशल आइटम है तो थोड़ा सा स्पेशल प्रोसीजर देंगे, लेकिन स्पेशल प्रोसीजर आएगा कहां से? 500 से ही आएगा, तो इसलिए आया कहां से? इंक्वायरी से। पहले बात तो आप पहले जितना हो सके अंदर अपनी कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन निकालने की ट्राई करिए। तो मेरे पास कौन लोग हैं? टीसीडब्ल्यू जी, टॉप लेवल वाले लोग, या फिर उनका इंटरनल लीगल काउंसिल। तो सिंपल कह रहा है इंक्लूडिंग इन हाउस लीगल काउंसिल या मैनेजमेंट, अगर कंपनी की मैनेजमेंट है, वरना टीसीडब्ल्यू जी होगा, या फिर कौन होगा? इंटरनल लीगल काउंसिल होगा। सब पूछूंगा हाँ भाई इंटरनल लीगल काउंसिल बता मुझे कि कितने क्लेम्स चल रहे हैं, लिस्ट दे ला निकाल के। और तूने सारी लिस्ट दे दी होगा सर? सारी दे दी, आपको सब बता दिया, उससे तो मैंने ले ली। उसके बाद रिव्यू करूंगा क्या? अब जो ये बड़ी बड़ी बातें होती है कि केस चल रहा है, हार गए तो क्या होगा, कितना बड़ा लॉस हो सकता है, ये सारी बातें कहाँ होती होंगी? मीटिंग्स में। उसका क्या बनता होगा? मिनट्स। तो कहीं ना कहीं मुझे मिनट्स ऑफ द मीटिंग चेक करने से पता चल जाएगा कोई लिटिगेशन इन क्लेम होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। तो रिव्यू करूंगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग बिटवीन टीसीडब्ल्यू जी, जहां पे आया होगा, बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल काउंसिल। अगर एक्सटर्नल काउंसिल को बुला के कोई मीटिंग हुई है, उसका जो मीटिंग रिकॉर्ड हुई होगी, एक्सटर्नल लीगल से हमने बातें क्या करी होगी केसेस के अलावा, तो उस केसेस में जितने भी केस में हमने बात करी, वो सारे केस मुझे मिल गए नहीं मिले, एक्स्ट्रा केस की बात तो नहीं करी जो मेरे पास नहीं है। ये मुझे कैसे पता चल जाता है? रिव्यू करके मिनट्स ऑफ द मीटिंग को। क्लियर है? यस सर। उसके बाद रिव्यू कर लेता हूं लीगल एक्सपेंसेस का काउंट। आप बोल रहे हो कि हमारे पास कोई केस नहीं है, कोई कुछ नहीं हुआ, पूरे साल में कोई केस नहीं लगा, और आपका मैंने जब एक्सपेंस का अकाउंट देखा लीगल वाला, तो उसमें से हर 2 महीने के अंदर 20-20, 22-22, 25-25 लाख की एंट्रियां बाहर जा रही हैं, पैसा जा रहा है किसी को, लॉयर की फीस जा रही है कॉन्टिन्यूस। अरे भाई किस लिए जा रही है जब कोई केस ही नहीं है? तो आपको अकाउंट को एग्जामिन करके पता चल जाता है कि इसके अंदर पता लग रहा है, देख के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है इस अकाउंट में, कुछ ना कुछ तो पेमेंट्स हो रही है। किससे रिलेटेड हो रही है? कोई लिस्ट ही नहीं है, इसका मतलब कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। यस और नो? तो सर 3 बातें हो गई। जल्दी से कौन सा ऑडिट प्रोसीजर होता है लिटिगेशन एंड क्लेम्स के लिए? पहला, अपने पास रहो, अंदर रहो, इन हाउस क्या करो, अपने लीगल काउंसिल से, मैनेजमेंट से बात करके जान लो। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या लेते हो? और ऊपर जाने की ट्राई करते हो, तो टीसीडब्ल्यू जी ने जितनी भी मीटिंग्स करी है जिसमें एक्सटर्नल लीगल काउंसिल हो, मैनेजमेंट हो, उसके अंदर उनका मिनट्स ऑफ द मीटिंग को क्या कर लो? रिव्यू कर लो। और तीसरे नंबर पे अपना एक्सपेंस अकाउंट उठाओ और उसको रिव्यू करके देख लो कि उसके अंदर सब कुछ सही लग रहा है या नहीं लग रहा। क्या मेरी बात क्लियर है सर? क्लियर है, चलिए जी। एंड एनी ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अदर रेलिवेंट कंसिडरेशन, कोई भी अगर आपको ऑडिट एविडेंस मिलता है रिगार्डिंग एनी अदर पार्ट कंसिडरेशन सच एज वैल्यूएशन और मेजरमेंट लिटिगेशन एंड क्लेम्स, अगर आपको कभी भी लगता है कि कुछ ना कुछ बातों में, जैसे आपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग रिव्यू करे तो वहां पे हो रहा है यार एक क्लेम वगैरह है, उसकी वैल्यूएशन वगैरह सही तरीके से नहीं निकल रही है, हमें कोई एक्सपर्ट चाहिए, एक्चुअली चाहिए। अगर आपको किसी भी बातों से किसी भी एरिया में करते हुए आपको कुछ ऐसा मिलता है जो लिटिगेशन एंड क्लेम से रिलेटेड हो सकता है, जैसे कि उसकी मेजरमेंट कैसे होगी, उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी, यूजुअली इसका स्टैंडर्ड ऐसे होता है जो गाइड करता है इसको 540, कि आपने वैल्यूएशन एक्सपर्ट की एस्टिमेट को सही तरीके से करना है नहीं करना, वो आप लोगों को नहीं है, तो आप लोग वहां पे सेफ है। 540 आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। फेयर वैल्यू काउंटिंग एस्टिमेट्स की बात करता है वो, कि वो फेयर वैल्यू पे है या नहीं है एस्टिमेट जो बनाए गए, वो इसको चेक करने के लिए बना है। तो वो सारे केसेस के अंदर ऑर्डर क्या करता है? एलएनसी रिक्वायरिंग द ऑडिट एविडेंस एंड डिस्क्लोजर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ऑर्डर चेक करते हैं कि आपने वो जो वैल्यूएशंस वगैरह है उसको सही तरीके से डिस्क्लोज वगैरह करवाना चाहिए, अकाउंट फॉर सही तरीके से करवाना चाहिए। इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट, क्योंकि आपके पास 540 ही नहीं है, बस फिर भी पता होना चाहिए कि अदर देन कुछ और बातें भी निकल के आती है लिटिगेशन क्लेम से, तो उसको भी ऑर्डर क्या रखते हैं? ध्यान में रखते हैं, सही तरीके से उसका इंपैक्ट भी ऑर्डर को देखना होता है कि वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा। क्या मेरी बात क्लियर है इतनी? सर क्लियर है। अब आता है सर क्वेश्चन, क्या प्यारी प्यारी सी चीजें शुरू होंगी अब जल्दी से छुटपुट छुटपुट, बाकी मेन हमने प्रोसीजर तो पढ़ लिया। सर अगर ऑडिटर असेस करे कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट तो करती है, सर ऑडिटर ने असेस करा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, इंक्वायरी करी ऊपर, इंटरनल लीगल काउंसिल जब वो अकाउंट देखा, पता लग गया कि भाई कुछ तो रिस्क है, एंड और अदर मटेरियल लिटिगेशन एंड क्लेम एग्जिस्ट, या फिर उसे पता चल जाता है कि भाई लिटिगेशन एंड क्लेम एग्जिस्ट तो करते हैं, ये तो बात क्लियर है, तुम्हारी बुक्स तुम्हारी मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स बता रही हैं। इन एडिशन टू द प्रोसीजर, जो उसने ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करा है, उसके साथ में फिर वो क्या मांग सकता है? वो कहता है प्लस में कि भाई मुझे सीख करनी है डायरेक्ट कम्युनिकेशन।
हे मैनेजमेंट, मुझे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है किसके साथ? तुम्हारे एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ में। एंटिटी के एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के साथ में उसको डायरेक्टली क्या करना है? कम्युनिकेट करना है। मुझे राइट दो, क्योंकि मुझे पता चल रहा है, मुझे ऑडिट प्रोसीजर को परफॉर्म करके ये तो पता चल गया कुछ ना कुछ लिटिगेशन एंड क्लेम्स है। तुम्हारा इंटरनल लीगल काउंसिल बोल रहा है कुछ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। और उस गड़बड़ को देखने के लिए मुझे अपने आपको रिजनेबल एश्योरेंस देनी है, तो मुझे आपको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात करने का मौका देना पड़ेगा। मुझे उससे जानना है कि एक्चुअली में कोई क्लेम एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं और फर्दर जा रहा हूं, या फिर मैं अदर ऑडिट प्रोसीजर या एडिशनल ऑल्टरनेटिव कुछ भी लगा के यहाँ पे देखूंगा कि मुझे किसी तरीके से भी, यहाँ पे कोई प्रोसीजर का नाम नहीं दिया, मतलब मुझे कुछ भी ऐसा चाहिए, मुझे ऑल्टरनेटिवली एडिशनली, कि भाई मुझे पता चल जाए कि एक्चुअली में ये ऐसा है ना जो इंटरनल काउंसिल बोल रही है, या कुछ और है। तो वो कैसे करेगा? हाउ? सर, लेटर ऑफ इंक्वायरी एक क्या बनेगी, फिर मैनेजमेंट कहेगी बताओ सर कैसे करना है, आप जैसे कहेंगे कैसे करें, तो मैं कहूंगा देख भाई ऐसा है, एक लेटर ऑफ इंक्वायरी है जो मैं डिजाइन करूंगा। एक इंक्वायरी होगी जिस मैंने पूछना है ना, तो मैं डिजाइन करूंगा इंक्वायरी। अब आता है इंक्वायरी क्या एक ही फॉर्म में होती है? नहीं, तो पहले पढ़ के आते हैं इंक्वायरी किस फॉर्म में होती है। सर, दो तरीके की इंक्वायरी होती है। एक जनरल इंक्वायरी होती है और एक होती है कौन सी वाली? स्पेसिफिक इंक्वायरी। सर, जनरल इंक्वायरी की होती है जनरली एज एन एडिशनल और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर टू डिटरमाइन द पर्पस डिफाइंड अबव, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन और कॉस्ट। तो सर जनरल इंक्वायरी क्या होती है? देखो, जनरल इंक्वायरी में ऑडिटर कुछ नहीं करता। जनरल इंक्वायरी करता है कि मेरे को सुनने में आया कि मैनेजमेंट ने बोला है कि उनके पास कोई भी लिटिगेशन एंड क्लेम्स नहीं है, या फिर एक दो है जिसका मैनेजमेंट बता रही है कि 5-1 लाख रुपए का ही हमारा नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। आप प्लीज मुझे कंफर्म कर देना कि ऐसा ही है या कुछ और तो नहीं। ये मेरी जनरल इंक्वायरी है। मैंने पूछा, मतलब कि मेनली क्या जानना चाहता है ऑडिटर कि मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट करी है, एस्टिमेट लगाया है, वो कॉस्ट का कि कितना नुकसान हो सकता है या कितने पैसे देने पड़ सकते हैं, वो रीजनेबल है या नहीं है, बस इतना बता दो। क्योंकि ऐसा नहीं है ना, मैनेजमेंट वाला 5 लाख का नुकसान हो सकता है, वो 50 लाख का सकता है। तो मुझे उनकी रीजनेबलनेस ऑफ द एस्टिमेट पे क्या करना होता है? श्योरिटी लेनी होती है, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी होती है। वो लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मैं जनरल इंक्वायरी में लेता हूं, अगर मेरे को लगता है कि छोटी मोटी चीज है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, where it is unlikely that the ELC will respond to the general inquiry। कभी कभी क्या होता है कि पता होता है कि सर देखो जनरल इंक्वायरी पे तो कौन नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कहेगा भाई जनरली इतनी बातें कुछ नहीं है, मैं नहीं बताऊंगा। अगर कुछ बहुत पर्टिकुलर है तो मुझे पर्टिकुलर पूछ। जनरली मैंने क्या पूछा, आपने कोई क्या नहीं एक्सप्लेन करा, कोई लिस्ट वगैरह नहीं दी, कौन से क्लेम की बात कर रहे हो, कितने क्लेम की बात कर रहे हो, कुछ नहीं बताया। आप उसे जनरल पूछते हो कि भाई मैनेजमेंट बता रही है हमारा कुछ, हमारे 2-3 केसेस चल रहे हैं, 5-1 लाख का नुकसान हो सकता है, क्या ऐसा ही है? वो बोलेगा ऐसे में तो मैं रिप्लाई नहीं करता भाई। मैं किस पे रिप्लाई करता हूँ? मैं करता हूँ मुझे स्पेसिफिक चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या आता है कि आपको क्या करनी पड़ेगी, क्या रिस्ट्रिक्शन वगैरह, प्रोहिबिशन वगैरह है कि वो नहीं दे सकता जनरल इंक्वायरी पे रिस्पांस, तो आपको स्पेसिफिक दो। स्पेसिफिक का मतलब क्या है? स्पेसिफिक इंक्वायरी इंक्लूड्स अ लिस्ट ऑफ द लिटिगेशन एंड क्लेम्स। भाई सामने वाला बंदा इतना प्रोफेशनल है, आप उसको प्रोफेशनल तरीके से पूछें, एग्जैक्ट पूछें क्या चाहिए, तो ऑर्डर कहेगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं स्पेसिफिक इंक्वायरी देता हूँ। स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या लिख के देगा? सर ये एक लिस्ट है मेरे पास लिटिगेशन एंड क्लेम्स की, जो मुझे मैनेजमेंट से मिली है। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, ऐसे 4 केसेस मुझे मैनेजमेंट बता रही है, मैनेजमेंट के ऊपर चल रहे हैं। इस केस में इतना एस्टिमेटेड नुकसान होगा, इस केस में इतना, इस केस में पूरा ऊपर तरीके से बाइफरकेट करके एक एक्सेल बना के देगा उसको। ठीक है, where available management's assessment of the outcome for the each identified, क्यों मैनेजमेंट ने इसमें असेसमेंट करी है हर आइडेंटिफाइड असेसमेंट की, एंड इट्स एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, और साथ में उन्होंने ये भी बता दिया कि फाइनेंशियल इंप्लीकेशन उसके अंदर कितनी हो सकती है कि कंपनी को बियर करना पड़ सकता है। एंड अ रिक्वेस्ट टू द ईएलसी, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है तो कंफर्म कर दीजिए एंड ऑन द रीजनेबलनेस, मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए कि मैनेजमेंट ने की जो ये एस्टिमेट लगाया ये रीजनेबल एस्टिमेट होना चाहिए मैनेजमेंट का। एंड प्रोवाइड कर दीजिए कोई फर्दर इंफॉर्मेशन इफ लिस्ट प्रोवाइड इज इनकम्प्लीट। अगर आपको लगता है उन 4 केसेस के अलावा आपके पास कुछ और 5वां केस है जो कंपनी के ऊपर चल रहा है लेकिन मेरी लिस्ट में नहीं है, तो उसके लिए मुझे फर्दर इंफॉर्मेशन दे दीजिए, और उसका इनकरेक्ट है या फिर कोई नहीं है, और उसका भी फाइनेंशियल इंपैक्ट भी मांगता है, और उसका भी क्या मांगता है कि उसके असेसमेंट क्या है कि कितना नुकसान कंपनी को हो सकता है, वो भी उसको चाहिए होगा। तो ये सारी बातें ऑडिटर क्या करता है? स्पेसिफिक इंक्वायरी के थ्रू पूछता है। क्या मेरी बात क्लियर है? सर बहुत अच्छे से क्लियर है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, लेटर ऑफ इंक्वायरी डिजाइन कौन करेगा? ऑडिटर करेगा। मैनेजमेंट तो कहेगी सर जनरल भेज दो, जनरल भेजो, मैं कहूंगा नहीं नहीं, जनरल का यूजुअली रिस्पांस नहीं आता, मैं सर स्पेसिफिक भेजूंगा। तो इसलिए किसने ली डिजाइनिंग की अथॉरिटी? मैंने ली। क्यों? क्योंकि मुझे स्पेसिफिक भेजनी थी। प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट, वो बताएगा कैसे प्रिपेयर करनी है, मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, ऑडिटर सेंड करता है, रिक्वेस्ट करता है मुझे आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी है WELC, वो कहता है ठीक है कर लेंगे, बताइएगा जानना है, तो मैं बोलता हूँ ये मेरी स्पेसिफिक इंक्वायरी है। सब स्पेसिफिक इंक्वायरी में क्या क्या आया, लिस्ट दूंगा एक लिटिगेशन एंड क्लेम्स की, उसके बेसिस में बताऊंगा मैनेजमेंट ने क्या रीजनेबल एस्टिमेट लिए हैं इसके, और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या है उसकी, वर्ड लिख के आने पेपर के अंदर, रीजनेबल एस्टिमेट कैसे लिए हैं और फाइनेंशियल इंप्लीकेशन क्या आ रही है, कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है। और तीसरे नंबर पे उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे कंफर्म कर दो इनकी रीजनेबलनेस के ऊपर, और दूसरे नंबर पे मुझे क्या बता दो कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको लगता है इस वाली लिस्ट में या तो इनकरेक्ट है, जो उन्होंने बोला वैसा नहीं है, या फिर मिसिंग है, या फिर है ही नहीं, तो वो मुझे आप इंफॉर्मेशन फर्दर प्रोवाइड कर दो। क्या मेरी बात क्लियर है? सर क्लियर है, बहुत बढ़िया। ये मेरे बच्चों को याद रहेगा, और अगर ये याद रहेगा तो यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा। अब क्या आता है, मैनेजमेंट को जैसे ही पता चलता है कि ऑर्डर कह रहा है मैं डिजाइन करूंगा स्पेसिफिक इंक्वायरी, तो मैनेजमेंट कहती है ना 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 ना, हम नहीं करने देते। इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू गिव परमिशन, मैनेजमेंट कहते हैं मैं परमिशन नहीं दूंगा वो कम्युनिकेट करने की। अगर ऐसा आप करते हो,
एंड ईएलसी रिफ्यूजेस टू रिस्पॉन्ड और प्रोहिबिटेड बाय द लॉ रेगुलेशन, या फिर मैनेजमेंट करने तो देती है लेकिन ईएलसी सामने से मना कर देता है कि मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, या फिर किसी लॉ की वजह से उसे कहा कि मैं सर ये इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं कर पाऊंगा इन केसेस वगैरह की, कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है। उसके चक्कर में ऑर्डर क्या कहता है, भाई फिर तो मेरे पास ऑडिट एविडेंस है ही नहीं, मेरे को आपकी कंप्लीटनेस पे डाउट है, और मेरे को अब क्या नहीं मिल रहा, मुझे जो मैं चेक करना चाहता हूँ ऑडिट प्रोसीजर उसकी बेसिस पे मुझे क्या नहीं मिल रहा, मेरे आंसर्स तो मिल नहीं रहे। तो फिर बोला गया क्या, 705 में जाइए और अपना क्या कर दीजिए, मॉडिफाई कर दीजिए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दोगे आप, डीओओ। अगर आपके ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो आपने लगाने की ट्राई करी उससे आपको क्या नहीं मिलता, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, तो आप पहले क्या करते हो, पहले जो प्रोसीजर था ऑल्टरनेट चेक करा, चेक करने में कंप्लीटनेस पे डाउट आया, इंटीग्रिटी पे डाउट आया, तो कहीं ना कहीं उसे बोला भाई एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से। अब एक्सटर्नल लीगल काउंसिल क्या था मेरे लिए, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर था, ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी मुझे क्या नहीं मिला, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, तो फिर मैं क्या करूंगा, ऑडिटर क्या कहेगा, भाई मैंने ऑल्टरनेटिव सब कुछ करके देखा मुझे नहीं मिला तो मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं। उस केस में आप डिस्क्लेमर दे सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाती है, या फिर और ईएलसी आपको मना कर दे, ऑल्टरनेटिव आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर दोगे, डिस्क्लेमर दे दोगे। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। ये आपका मतलब दिस इज फॉर फाइनल्स ओनली, तो ये आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, नॉट रेलिवेंट, इतना ही आप लोगों के लिए रेलिवेंट था। इसके बाद एक छोटी सी बात आ जाती है, क्या सर, अगर अरेंजिंग मीटिंग विद द ईएलसी, अगर आपको बंदा कहता है कि मुझे सामने से मिलना है, ऑर्डर कहता है भाई मुझे ना सामने से मिलना है, तो डायरेक्ट सी कम्युनिकेशन में तो वो इंक्वायरी भेजना, तो उसके पास रिस्पांस आ रहा था, ऑर्डर कहता है नहीं सर मेरे को उसके रिस्पांस से भी नहीं, मुझे सामने से मीटिंग करवाइए, मुझे एक रूम में मीटिंग करवाइए सामने आमने सामने ईएलसी से। अगर आपने मीटिंग करनी होती है क्या आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बड़े लोग हैं तो बड़ी बातें होंगी ही होंगी, बड़े लोग हैं तो बड़ी बातें होंगी ही होंगी, याद रखेंगे, बड़े लोग मिल रहे हैं, ऑडिटर और ईएलसी मिल रहे हैं, बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, अंडर किस सर्कमस्टांसिस के अंदर ही अलाउड है, ऐसे वैसे मिलना अलाउड नहीं, ऑर्डर आके बोले मेरे को ईएलसी से मिलवाओ जी मेरी जिद है, नहीं सर। आप ईएलसी से तभी मिल सकते हैं जब बड़े लोग हो, बड़ी बातें करनी हो, बड़ी बातें का मतलब क्या है, कुछ ऐसा आपको मिला हो जो सिग्निफिकेंट रिस्क दिखाता है, बड़ी बातें मतलब बड़ा रिस्क, अगर आपको सिग्निफिकेंट वाला रिस्क मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको मिलने के लिए अलाउड कर दिया जाएगा। सिग्निफिकेंट रिस्क क्यों मिलेगा, कोई ऐसा मैटर होगा जो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा लिटिगेशन क्लेम को लेकर, आपको लगेगा भाई आपको सिर्फ बातों से तो बात बनेगी नहीं, आमने सामने बैठ के डिस्कस करने से आपको समझ आएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है कंपनी के साथ, बड़ी बातें सिग्निफिकेंट रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क में कौन सा वाला मैटर, कॉम्प्लेक्स मैटर, और या फिर सिंपल सी बात है क्या, मुझे कहीं ना कहीं मिनट्स ऑफ द मीटिंग जब मैंने पढ़ी थी ना उस टाइम पे दिख रहा है कहीं ना कहीं मिनट्स में कि मैनेजमेंट कुछ और कहना चाह रही है, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कुछ और कहना चाह रहा है, इन दोनों के बीच में क्या हो रखा है, डिसएग्रीमेंट हो रखा है, डिसएग्रीमेंट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ईएलसी। एएलसी कहना चाह रहे हैं मैनेजमेंट मान जा, इसमें तेरे को बहुत बड़ा नुकसान होगा, मैनेजमेंट कह रही है नहीं 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 हम प्रोविजन कम ही बनाएंगे। उन दोनों के बीच में जब डिसएग्रीमेंट मिले तो मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कुछ और कहना चाहता था, मुझे वो एक्चुअलिटी जाननी है तो मुझे उसके लिए उससे मिलना पड़ेगा। तो सर कौन कौन से वो तीन केसेस हो सकते हैं जिसके अंदर क्या, जिसके अंदर आपको सीधा सीधा आमने सामने मिलने का मौका मिले, मतलब डेट पे जाने का मौका मिले ईएलसी के साथ। अब कब डेट पे जा सकते हैं, डेट पे आप तभी जाएंगे जब आपके पास कोई सिग्निफिकेंट रिस्क मिलेगा आपको, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स मैटर होगा, और लास्ट में आपको क्या होगा, आपको दिखेगा कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट है दोनों के बीच में और आपको एग्जैक्ट जानना है, तो आप उस केस में मिल सकते हैं। लेकिन आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से, जो मैनेजमेंट का एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है उससे मिलने जाएंगे, मैनेजमेंट के बिना मत जाना। मैनेजमेंट का एक ऑलवेज मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ आपके रूम में बैठेगा, ताकि आपके बीच में जो बातें हुई होंगी वो उसके सामने हो, ऐसा ना हो कि आप आपस में कुछ कर लो और मैनेजमेंट को ना पता चले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमेशा आपके साथ में कोई रिप्रेजेंटेटिव बैठा होता है। क्लियर है सर? क्लियर है सर। आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले सकते हो इस वाले केस में, अरे भाई आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ले सकते हैं, लिटिगेशन क्लेम्स के मामले में कुछ पानी आएगी तो मैं तो लूंगा ही लूंगा। ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैनेजमेंट से भी, टीसीडब्ल्यू से भी, कि आप मुझे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में ये भी लिख के दीजिए क्या, कि सारे के सारे नोन और पॉसिबल लिटिगेशन जो आपको पता है या जो हो सकता है कि आपको लगता है कि हो सकते हैं, वो सारे आपने मुझे क्या कर दिए हैं, आपने डिस्क्लोज कर दिए ऑडिटर को, आपने अकाउंट फॉर कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे होना चाहिए था, और आपने उसको प्रॉपर्ली तरीके से डिस्क्लोज कर दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज भी हो जाने चाहिए, और मेरे को भी बता देने हैं आपको, या आप मुझे लिख के दीजिए कि आपने मुझे बता दिए हैं और उसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे जैसे होना चाहिए वैसे कर दिया है, ये लिख के दे दो, मैं मान जाऊंगा, ये अपने पास रख लूंगा। क्या क्लियर है मेरी बात सर? क्लियर? चलिए सर, ये खत्म होते ही क्या आता है हमारा लास्ट टॉपिक, छोटा सा सर, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू 501, दो अच्छे अच्छे टॉपिक ऊपर चले गए हैं, ठीक है, पर फिर भी पढ़ लेते हैं सर। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में सबसे इंपॉर्टेंट फोकस क्या था, इंडेस 108 आया, तो इंडेस आए ऐसे थे क्योंकि वो बहुत अच्छी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लेके आए थे, उसके अंदर बहुत क्लैरिटी देते थे, रिलेटेड पार्टी को प्रॉपर डिस्क्लोज करो, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से दिखाओ, वो चाहते थे कि क्लैरिटी मिले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के, वही डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन के बारे में स्टैंडर्ड है। तो उस जब वो इंडेस को फॉलो करना था हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग तो पूरे ऑडिट
ऑडिटर है, मैं अकाउंट्स में उतना ही होता है जितना ऑडिट होता है। तो हमने उसके लिए क्या करा, ऑडिट में भी बोला कि भाई मुझे वो सब प्रॉपर डिस्क्लोजर यहाँ भी चेक करना है ऑडिट में कि आपने किया या नहीं किया। मतलब सब कुछ आपने एज पर एएफआरएफ करना होता है। बहुत सिंपल सा पॉइंट है इसके अंदर क्या कि एंटिटी में रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करनी है। द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मुझे लेना पड़ेगा किसके रिगार्डिंग, आपकी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग कि आपने सही तरीके से प्रेजेंट और डिस्क्लोज करे हैं या नहीं करी सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। उसके लिए ऑडिट प्रोसीजर ऑडिटर क्या परफॉर्म करता है सर, तीन चीजें। कौन सी वाली सर? पहले नंबर पे तो सिंपल सी बात है, आपने जो चीज जैसे करी होगी मुझे वो जानना है आपने सही करी या नहीं करी। मतलब सर मुझे अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है किसकी, मेथड्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इन्फॉर्मेशन। अब वो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन होती है, अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो क्या होती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो मैनेजमेंट की सेगमेंट होती है उसको मैनेजमेंट एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाती है, तो वो सेगमेंट वाइज आपको डेटा बनाना पड़ता है और उस सेगमेंट वाइज ही आपको परसेंटेज निकालनी पड़ती है कि इस सेगमेंट को टोटल सेल से कितनी उसमें सेल में सेगमेंट हो रही है। इस सेगमेंट जैसे हम स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बोलते हैं, ऐसे सेगमेंट्स होती हैं। तो सेगमेंट्स को आप क्या करते हो, कहीं ना कहीं उसके बेसिस पे आप सारे रिजल्ट निकालते हो, इस सेगमेंट से कितना रिजल्ट आया, इस सेगमेंट से कितना रिजल्ट आया। तो ऑर्डर क्या चाहता है, ऑर्डर कहता है कि भाई मुझे वो मेथड ऑब्टेन करना है कि आपने पहले तो क्या करा, आपने यूज करा जो मैनेजमेंट ने किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए कि हमने जो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन करी है किस मेथड से करी, वो मेथड सही होना चाहिए। फिर इवेल्युएट करूंगा वो मेथड को लाइकली टू रिजल्ट एज पर इंड एस, तो मतलब सिंपल है वो मेथड कैसा होना चाहिए, जैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है वैसा होना चाहिए। और मैं क्या करूंगा, कभी कभी टेस्ट एप्लीकेशन ऑफ सच मेथड, और कभी कभी मैं क्या देख लेता हूँ, टेस्ट भी करके देख लेता हूँ मेथड्स को। वैसे सच बताऊं तो ऑडिटर को सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का मेथड टेस्ट वो खुद से करता तो नहीं है, ठीक है, कहने की बात होती है। इन रियलिटी ये वाले मेथड को टेस्ट करने के लिए आपको लिए प्रॉपर तरीके से आपको वैल्यूएशन वगैरह करवानी पड़ती है, वहीं पे ये वाले मेथड को भी टेस्ट करवा लिया जाता है। टेस्ट करने के लिए क्या एक्सपर्ट आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। यूजुअली ये टेस्ट हम लोग नहीं करते, लेकिन अगर आपको करना चाहो तो कर सकते हो, मना नहीं है, आपके स्टैंडर्ड में लिखा है। ठीक है सर, तो सर सिंपल सी बात क्या बोली, ऑब्टेन करनी होती है क्या कि आपने क्या मेथड यूज करा किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को, क्या वो आपने एज पर एएफआरएफ करी है, तो मुझे उसको टेस्ट करके देख लेना पड़ेगा। इवेल्युएट कर लिया मैंने मेथड उसका, ठीक है सर। और फिर मैं परफॉर्म करूंगा क्या, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। क्यों, क्योंकि एनालिटिकल मतलब सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को मेरे को देखने का तरीका बहुत सिंपल है, क्या, कंपैरिजन करना। याद रखना, याद क्या रखना है, एनालिटिकल प्रोसीजर पूरे हमने ऐसे में देखा कहीं नहीं मिला, 500 में पढ़ा, और 500 में पढ़ने के बाद ना दो जगह 501 में ही लग जाता है। 501 के लिटिगेशन एंड क्लेम्स में लगा कि नहीं लगा, लगा सर। हम लोग कहीं ना कहीं ना वो कंपैरिजन करते हैं कि प्रीवियस ईयर में कितने थे और इस ईयर में कितना था। वो सर कहाँ पे लगा था ये, सर कहाँ पे लगा था ये, तुम बताओ मुझे कहाँ पे लगा था जल्दी से। लिटिगेशन इन क्लेम में लगा था? नहीं सर, लिटिगेशन इन क्लेम में तो नहीं लगा था। फिर कहाँ लगा था सर? यहाँ लगा था। कहाँ पे सर? जब भी आप क्या करते हो, सिनेरियो नंबर 2 के अंदर आप जाते हो और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो, याद है वहां पे क्या करता, कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर, करते हो कि नहीं करते हो? यस। तो एनालिटिकल प्रोसीजर 501 में आपको सर 2 बार लग जाता है, ये हम यहाँ से याद रख लेंगे, ठीक है सर। तो परफॉर्मिंग क्या करूंगा मैं, एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर की सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या रिजल्ट बोल रही है, अभी क्या बोल रही है, दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं आया। और अदर ऑडिट प्रोसीजर इन द सर्कमस्टेंसेस, अगर वो नहीं है तो कुछ और अदर ऑडिट प्रोसीजर करके देख लूंगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा प्रोसीजर सेगमेंट इन्फॉर्मेशन में होते नहीं है। तो बेसिकली मुझे क्या चेक करना है, मुझे एज पर एएफआरएफ आपने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से क्या किया होना चाहिए, डिस्क्लोजर प्रेजेंट। उस डिस्क्लोजर प्रेजेंट करने के लिए आपने उसको सही तरीके से क्या करना चाहिए, सही मेथड लगाया होना चाहिए। उस मेथड को मैं क्या करता हूँ, इवेल्युएट करता हूँ एज पर एएफआरएफ आपने सही तरीके से लगाया नहीं लगाया, और उसको टेस्ट करके देख लेता हूँ, ठीक है ना। यस सर। हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड दैट लाइकली टू रिजल्ट इन द डिस्क्लोजर। अब आता है सर वो जो आपने ऊपर बात तो बोल दी है मेथड की, इसके अंदर वो कैसे ऑब्टेन करते हो आप अंडरस्टैंडिंग के जो मेथड उन्होंने लिए हैं वो लाइकली टू रिजल्ट, वो सही तरीके से प्रॉपर डिस्क्लोजर देंगे या नहीं देंगे। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए था। तो ये 4 है, 4 है बिल्कुल याद रखने हैं, याद रखने पड़ सकते हैं, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कर लेते हैं, ठीक है सर। क्या, सेल्स एंड ट्रांसफर्स एंड चार्जेस बिटवीन द सेगमेंट्स एंड एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट अमाउंट। तो बेसिकली मैं सिंपल से क्या करता हूं कि भाई आप जो इंटर डिपार्टमेंट्स आप लोग आपने बहुत सारी सेगमेंट्स हैं, तो इंटर डिपार्टमेंट जो भी क्या हुई है, कोई भी सेल्स वगैरह हुई है, कोई भी ट्रांसफर वगैरह हुई है, कोई भी चार्जेस वगैरह हुए हैं, तो आपने उसको सही तरीके से एलिमिनेट कर देना होता है। क्यों, क्योंकि आप एक ही तो कंपनी है, एक ही कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है, ऐसा नहीं है ये भी सेल दिखा रहा है ये भी सेल दिखा रहा है। अगर आपने कुछ इंटर सेल्स करी है उसको आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है। एलोकेट कर दो एसेट एंड कॉस्ट को। अब जो भी एसेट होंगे जो कॉस्ट होंगे वो किसी एक सेगमेंट के होंगे, नहीं सर वो सबके होंगे, तो उसे एलोकेशन सही तरीके से होनी चाहिए। फिर कंपैरिजन कर लो किसका, बजट एंड द अदर एक्सपेक्टेड रिजल्ट का। मतलब आपने जो भी बजट बना रखा है उससे जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है उसको क्या करके देख लो, क्या करके देख लो सर, कंपैरिजन करके देख लो। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट को आप क्या करके देख लो, परसेंट ऑफ सेल्स, इस सेगमेंट का इतना प्रॉफिट आया इतनी सेल का, तो ये सेगमेंट हमें कितना परसेंटेज प्रॉफिट निकाल के दे रही है, सही दे रही है नहीं दे रही है। और कंसिस्टेंसी विद द प्रायर पीरियड्स एंड एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू द, तो क्या बोला कि आप सिंपल है कंसिस्टेंसी चेक कर लो किसी प्रीवियस है, तो यहाँ कुछ क्या बोलना चाह रहा है ये वाला पॉइंट।
एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख लो, वो कह रहा है कि आप प्रायर पीरियड के साथ में कंपेयर करके देख लो एडिक्वेसी ऑफ द डिस्क्लोजर, कि भाई जो पिछले साल में था वैसे ही तरीके से आप एक बार कंपेयर कर लेना कि सब कुछ सही तरीके से आ रहा है, कुछ भी इनकंसिस्टेंट तो नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं है पिछले साल कुछ और था इस साल कुछ और ही हो गया। तो सर बहुत सिंपल है, अगर आपने सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की बात करनी है तो क्या बात याद रखेंगे, सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की कहानी शुरू होती है उसके डिस्क्लोजर उसकी प्रेजेंटेशन से। डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन में सही तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा डिपेंड करता है आपने कौन सा मेथड फॉलो करा। सही मेथड फॉलो करेगा उसके लिए मुझे आपकी मेथड की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपका मेथड इवैल्यूएट करा, कभी कभी इवैल्यूएट करने के लिए मैं टेस्ट करके भी देख लेता हूं आपने सही मेथड लगाया या नहीं लगाया एज पर AFRF, खत्म। अब आप उसके लिए मेरे पास एक और प्रोसीजर बचा है, वो है कि मुझे पिछले साल से इस साल को कंपेयर करके ये देख लेना कि जो पिछले साल था वैसा वैसा सा कुछ है ना, थोड़ी सेल बढ़ी तो थोड़ा सब कुछ बढ़ा है ना, ऐसा तो नहीं थोड़ी सेल बढ़ी बहुत कुछ बढ़ गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज करता हूं। अब आता है सर जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड लेते हो उसमें क्या क्या देखते हो। सिंपल है, अगर आपने कोई भी इंटर डिपार्टमेंट वगैरह सेल परचेज कोई भी चार्जेस वगैरह लगा रखे हैं, सबसे पहले तो उसको एलिमिनेट कर दो, क्योंकि एंड में वो एक ही कंपनी है। जब आप एक ही कंपनी की बात करते हो तो एलोकेशन भी सही होनी चाहिए, मतलब एलोकेशन ऑफ द एसेट एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट भी सबके अंदर होगी, सेगमेंट के अंदर किसी एक सेगमेंट में नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे क्या आया सर, कंपैरिजन करके देख लेंगे किसका, कंपैरिजन करके देख लेंगे जो भी आपने बजट निकाला है और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है। और चौथे नंबर पे आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो पिछले साल से इस साल का प्रायर पीरियड से, कोई भी इनकंसिस्टेंसी वगैरह तो नहीं है। यस और नो, यस सर। और लास्ट में क्या बोला, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इन्फॉर्मेशन इज इन द रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। सिंपल सी बात है, क्या मैं सेगमेंट वाइज अपनी रिपोर्ट करता हूं, नहीं सर, मैं पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट करता हूं, पर्टिकुलर सेगमेंट की रिपोर्ट में नहीं करता हूं। तो इसी वजह से जो मैं चेक करूंगा वो भी मेरा क्या रहेगा, जो मेरा क्या रहेगा, मेरी रिस्पांसिबिलिटी मेरी हमेशा क्या रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल की रहेगी, एज अ सेगमेंट मत मान लेना। ये मैं क्लियर कर रहा हूं। दैट इज ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वुड बी नेसेसरी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस। अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे मुझे कोई सेगमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बोलोगे करने को, तो मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। मैं ओवरऑल ऑडिट पे पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहे कितनी भी सेगमेंट्स हो, मैं ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट करता हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। बस यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है क्या, हमारा 501। वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड, टाइम कंज्यूमिंग स्टैंडर्ड ना भी होना लेकिन टाइम लगाना बनता है, क्योंकि ये आपको सिर्फ 501 में वो 3 सिलेक्टेड आइटम्स नहीं सिखाता, ये आपको क्या और सिखाता है, ऑल्टरनेटिव कब यूज करते हैं, एडिशनल कब यूज करते हैं, अदर ऑडिट प्रोसीजर कब यूज करते हैं, और स्पेसिफिकली एनालिटिकल प्रोसीजर्स की यूसेज कहाँ कहाँ पे आती है। ये 4 बातें मेरी याद रखना और लिख लेना इसको 501 पे, जब भी पेपर में जाने से पहले पढ़ो, याद रखना ये एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ लग रहा है, ये मैं 501 के ऊपर पढ़ के ध्यान से देख लूं, पेपर में काम आएगा जरूर। ठीक है, चलिए, आप होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। बताना मुझे जैसा आपको लगा, कमेंट जरूर करना। कमेंट करते हो ना तो एक तो खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, चाहे वो कमेंट कैसा भी हो। आपको कुछ और चाहिए कमेंट करो, आपको कुछ अच्छा लगा कमेंट करो, नहीं मन कर रहा तो जो आपने पढ़ा एक बार ऐसे ही बस पॉज करो वीडियो, कमेंट में लिख दो कि मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा ये पढ़ा, या फिर कमेंट में लिखो क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा हम लोगों ने, कौन सी चीज ऐसी पढ़ी जो आप लोगों को नहीं पता थी, ये तो बताना तुम्हारा फर्ज है। चलिए, ओके बाय बाय, सी यू, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जल्दी से अगले स्टैंडर्ड के साथ।